हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल आप लोगों के? कैसे हो आप सब? ऑल वेल, ऑल डूइंग वेल, राइट? चलो एक बार व्हाट्सएप पे फटाफट अपने एक बार रिस्पांस मेरे को चेक करा दो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट पीपल आर लाइव नाउ। ओके, दैट्स कूल। जल्दी एक दो दिन के अंदर ही आई विल टेक यू टू इन टच स्पेसेस। एक एक छोटा सा ऐप है, इन टच स्पेसेस। एक तो आप लोग सब डाउनलोड कर लो, मैं उस पर सबको जोड़ लूंगा, राइट? एंड दैट विल बी द मोस्ट इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म, जहां हम बहुत सारा बुक्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, बातें शेयर कर सकते हैं, पिक्स शेयर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मतलब पूरा सोशल मीडिया है, और सिक्योर्ड कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है मुंबई, सब ठीक ठाक? चलो, तुमने 3 लेक्चर बीसीके के देखे हैं, राइट? प्लीज टेल मी यस और नो। बीसीके के 3 लेक्चर देख लिए हैं? कितने लोगों ने नहीं देखा है अभी तक बीसीके के पहले 3 लेक्चर? प्लीज रिस्पॉन्ड। आर यू लिसनिंग टू मी? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस, रेशमा ने देखा है, आयुष ने देखा है, ग्रेट। एनीबडी एल्स प्लीज? ओके ओके, देख लिया है, बहुत अच्छे आयुष, निशा। ओके, तुम्हें क्या लगता है ये पेपर देखने लायक है? मतलब ये लेक्चर्स देखने के चाहिए, सुनने लायक है, लिखने लायक है, या पढ़ने लायक है? क्या लगता है क्या होना चाहिए बीसीके के अंदर? आज अपन पहली बार लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, 1 to 1। तो आज बातें करूंगा, क्लास भी करेंगे, बातें भी करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को। ग्रेट भाभी, श्रुता, ओम, ग्रेट। हु इज ओम एक्सेप्ट मी? ओके, श्रवण, साहिल, ओके, शिव, अरीबा, ग्रेट। ये पेपर कैसा लगता है? क्या लगता है क्या करने लायक है ये? इसका बेसिक नेचर क्या है? बहुत शानदार एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है जब भी अपन बच्चे बीसीके करते हैं ना। तुम लोग बहुत ध्यान रखना, इस पेपर के अंदर अपने को बहुत सारा इंटरप्रिटेशन सीखना, समझना, इन्वायरमेंट को स्टडी करना, आसपास की चीजों को समझना, और खास करके मॉड्यूल के हिसाब से बीक्यू डेवलप करना है, बिजनेस कोशिएंट डेवलप करना है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का कोशिएंट डेवलप करना है। इधर अपने को बहुत ज्यादा लिखने पढ़ने का काम नहीं है, राइट? मॉड्यूल को एक बार समझना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पे यहां एमसीक्यूज हिट होंगे। और एक होती है जनरल अंडरस्टैंडिंग, दूसरी होती है स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग। और इस लॉकडाउन में हम सबकी जनरल से बेहतर अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक वाली हो गई है, राइट? तो अपन दोनों पे काम करेंगे सो दैट कि एमसीक्यू अच्छे से हिट कर पाए। एक बार मैं आज के सेशन में क्विक रिकैप कराऊंगा और छोटी छोटी बातें समझेंगे। इस पेपर में जनरल नॉलेज एंड कॉमन सेंस दो की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये रियल लाइफ बिजनेस है। जो भी इंडस्ट्री में, बिजनेस में जो कुछ भी डे टू डे होता है वो इस पेपर में अपन डिस्कस करते हैं। एंड सेम हैपेंस विद दिस पेपर व्हेन वी गो टू सीए इंटरमीडिएट। वहां एआईएस-एसएम में अपन ऐसे ही, तुम्हारे सीनियर लोग अभी पढ़ रहे हैं मॉर्निंग के बैच में, उनसे पूछोगे वो बताएंगे। चलो, लेट्स गो टू द मेन पार्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल है, ये सब मैंने डिस्कस किया था इसके अंदर, पहले लेक्चर के अंदर। जरा तीनों लेक्चर का एक ओवरव्यू लूंगा, क्योंकि एक लंबा टाइम हो गया तुम लोगों को देखे हुए, राइट? तो एज चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी रोल है हमारे, उसके लिए बीसीके की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी हमें सबको बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं, बिजनेसेस की बात करते हैं, बड़े बड़े एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, ठीक है? बिजनेस और एंटरप्राइज के डिफरेंस को मैंने तुम लोगों को समझाया था। आई होप दैट इज क्लियर टू यू कि बिजनेस और एंटरप्राइज के बीच का डिफरेंस क्या है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर जिसे रन करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स द्वारा चलाया जाने वाला एंटरप्राइज, ठीक है, आईटीसी लिमिटेड जैसी कोई कंपनी। ये सब बातें अपन ने करी थी। कल को इस कंपनी में काम करते हो, या एक कोई सिंगल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड के साथ रहता है, वहां काम करते हो, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जाते हो वहां काम करते हो, या किसी कॉन्ग्लोमेरेट के अंदर काम करते हो, सबके डिफरेंस होंगे, ओपिनियन अलग होगा, काम करने का तरीका अलग होगा, लॉ, लीगल, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस अलग अलग होंगे। सबके हिसाब से तुम लोगों को सब कुछ इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना है। किसका ऑडिट कर रहे हो, तुमसे पूछा जाएगा। तुमको अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पूछा जाएगा किसका ऑडिट कर रहे हो, रिलायंस फ्रेश का। दोनों में डिफरेंस है, दोनों के सोच में, दोनों के काम में, दोनों एंटिटी को एक्सप्लेन करने में डिफरेंस है। एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस पेपर टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस आर देयर। सीए का क्या रोल है, कंसल्टेंसी का रोल है,
वो अगेन आपको फंडिंग, अकाउंटिंग, कंप्लायंस, ऑडिटिंग, टैक्स कंसल्टेंसी, टैक्स प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा, ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड चीजों पे आपको मदद करता है। दैट्स इट। अच्छे से न्यूज़पेपर वगैरह, न्यूज जितने भी टेलीविजन के जितने भी न्यूज हैं उनको, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जितनी भी है, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी बिजनेस की न्यूज है अपन को समझ में आनी चाहिए, इसलिए भी अपन ये पेपर पढ़ रहे हैं। ये बेसिक फंडा है इस पेपर के पीछे। ओके, हाय प्रतिभा। ओके, उसके बाद ये अपना बहुत सारा छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि अपन कोई न्यूज़पेपर पढ़ते, कोई मैगजीन पढ़ते, रियल एस्टेट की फॉर्म्स वगैरह, तो कैसे अपन उसको डील करते, कैसे उसको समझने की कोशिश करते, ये सब बातें डिस्कस की थी। ये 6 चैप्टर थे जिसमें 5 ही हैं एक्चुअली। इंट्रोडक्शन, बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, बिजनेस ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, ऐसे ही बात करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर शुरू किया था बीसीके, उसके कुछ कोर ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्जेक्टिव पे बात कर रहे थे, बिजनेस डिफाइन किया था वगैरह वगैरह। फिर मैंने एक लास्ट टॉपिक जो जहां से आज शुरू करने वाले ये था कि ये 4 क्वाड्रेंट्स है इंसान की जिंदगी में, हम सब की जिंदगी में ये 4 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस है, राइट। कौन कौन से? ज्यादातर लोग एम्प्लॉय पैदा होते हैं, एम्प्लॉय मरते हैं, ऐसा अपना मतलब ऐसा नहीं कि वो उनके मरने की मैं बात कर रहा हूं, अभी वैसे भी इस टाइम में मरने की बात करो तो लोग पहले ही घर के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी एम्प्लॉय जनरली इंसान पैदा हुआ है तो उसमें से 80% लोगों का माइंडसेट होता है मुझे एम्प्लॉय बनना है। जब अपन उससे आगे निकलते सोच थोड़ी बड़ी होती है, कहते नहीं यार अपना बॉस बनना है, राइट। रहते फिर भी थोड़े से एम्प्लॉय नेचर के ही हैं, बट अपने बॉस खुद हो जाते हैं, हमारा बॉस कोई और नहीं होता, सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं ऐसे लोगों को। दूसरे है एंटरप्रेन्योरशिप और तीसरे है इन्वेस्टर्स। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ 7% लोग दुनिया में एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं और कुछ इन्वेस्टर होते हैं। हम बात करने वाले इन्हीं चारों क्वाड्रेंट की, इसीलिए अपन पढ़ रहे हैं ये पेपर और इसमें एनालिसिस करेंगे कि एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर बनने की जर्नी कैसी है, कैसे, जब तक कि बिजनेस की, कॉमर्स की, ट्रेड की, इंडस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होगी अपन इस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। दिस इज हाउ वी आर डिफरेंट, राइट। चलो उसके बाद बात करेंगे बिजनेस क्या है, किया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वैल्यू क्रिएट करती है, कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करती है, बिजनेस, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस करके बताई थी। आई थिंक थ्रू दिस विजुअल इट इज क्लियर टू यू। आई एम जस्ट गिविंग अ स्नैपशॉट ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार, राइट। क्योंकि आज का सेशन बहुत दिनों के बाद शुरू किया, थोड़ा एक बार क्विक रिकैप जरूरी है, राइट। कोलैबोरेशंस की बात करी थी, बिजनेसेस आपस में कैसे कोलैबोरेट करते, जरूरी नहीं कि हम हमेशा कंपीट ही करें, हम कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कोलैबोरेशन पे यकीन करते हैं, वो कहते हैं तेरे पास कुछ बहुत पावरफुल चीज है, मेरे पास भी पावरफुल है, अपन दोनों लड़े क्यों आपस में, अपन मिल जाते हैं, मिल करके ना मार्केट में बड़ा शेयर ले लेते हैं, बड़ा मार्केट शेयर ले लेते हैं, राइट। देखो वोडाफोन एंड आईसीआईसीआई बैंक ने एम पैसा लॉन्च किया, ये दोनों को कंपीट क्या करना था, एक के पास पैसा था, एक के पास बैंकिंग फाइनेंस का नेटवर्क था, दूसरे के पास टेलीकॉम नेटवर्क था, दोनों ने मिलाकर के एक मोबाइल बैंकिंग शुरू कर दी, बोला टेक्नोलॉजी तेरा ये मेरा। अभी देखो 2 दिन पहले की घटना बताता हूं अपनी लाइफ से जुड़ी हुई। अभी 2 दिन तुम्हारा कल लेक्चर मैंने नहीं लिया, राइट, तुम लोग बहुत नाराज हो गए, राइट। सर को लेना था, सर ने नहीं लिया, सर ने गोली दे दी, नहीं ऐसा नहीं था। वी हैड डिस्कस्ड विद अमित जी। एक्चुअली क्या था कि आई हैव बीन अपॉइंटेड एज अ कंसल्टेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, टू डेवलप देयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी तुम लोग देख रहे हो ना, अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दुनिया में धीरे धीरे जरूरत पड़ रही है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, तुम लोग हो, अब सब घर से पढ़ना है, राइट। अभी किसी को किधर जाने की अनुमति, आज्ञा, परमिशन नहीं है। अभी जरा मेट्रो में भी नहीं चढ़ सकते, अभी जरा बड़ा पाव से भी दूर हो गए, घर पे ही बना के खाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ऐसा ऐसा सब कुछ हो गया है। ऐसे ही तो स्कूल के बच्चों की होगी, ऐसे ही तो छोटे छोटे स्कूल गरीब बच्चों की भी होगी। तो हर अच्छे बड़े छोटे सब स्कूल की ये प्रॉब्लम है कि उनके बच्चे व्हाट्सएप से पढ़ रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, टीचर ऐसे भेज रहा है, कुछ वैसे भेज रहा है, कोई चैट फैसिलिटी नहीं है, कोई रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई किसी एक कंसल्टेंट को हायर किया जाए, तो इसलिए पिछले 2 दिन से मैं उन चीजों में लगा हुआ था, इसलिए आपके साथ। तो ये क्या है, अगेन गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा कि ये बंदा प्राइवेट है, पब्लिक है, सरकारी आदमी है या एक इंडिविजुअल है, उसको लगा कि ही इज एक्सपर्ट ऑफ सिस्टम्स, लेट्स कोलैबोरेट विथ हिम। आज इस फॉर्म के बारे में बात करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगर मेरे पास कुछ यूनिक स्किल्स हैं और मैं गवर्नमेंट को कुछ सपोर्ट करता हूं और उससे सोसाइटी को बेनिफिट होती है, तो बिजनेस सेंस यही कहता है कि ये करना चाहिए, राइट।
then education minister, chief minister, we met, we discussed and we are piloting a project for them, right? तो ये है करंट बिजनेस का सिनेरियो। क्योंकि अभी देखो क्या हुआ, एक पेंडेमिक आया, आने से पूरा जो इंडस्ट्री थी जहां 3% लोग ऑनलाइन पढ़ रहे थे, अचानक से 100% कन्वर्जन हो गया। तो 97% लोग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए, ध्यान से सुनना, क्या उनके लिए हमारे पास सिस्टम्स थे, क्या प्लेटफॉर्म तैयार थे, क्या एप्लीकेशंस थे, क्या ऑनलाइन पढ़ाने के टूल थे, या जुगाड़ थे? नहीं। तो बहुत सारे जुगाड़ थे, ओरिजिनल टूल्स अवेलेबल नहीं थे जिस टूल से आप अभी पढ़ रहे हो। ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये टूल है जिसके थ्रू आप तक हम पहुंच पा रहे हैं सिक्योर्ड मैनर में। ऐसे ही गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के स्कूल्स कॉलेजेस की भी तो जरूरत है, सब बंद पड़े, उनकी तो पढ़ाई नहीं हो रही। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड बिजनेस एंड कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी, अभी तुमको एक डेफिनेशन दिया था, क्या? बिजनेस इज सोसाइटीज ऑर्गन ऑफ ग्रोथ। क्यों बोला था? अल्टीमेटली सोसाइटी से रिलेटेड है, उसी से निकला, लेकिन वो ग्रोथ की बात करता है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, ऐसे ऐसे कंपनियों की बात अपन ने करी थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। बिजनेस एक्टिविटी को 2 पार्ट में बांटा था, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स को 2 पार्ट में बांटा था, ट्रेड एंड एक्सुलरी टू ट्रेड। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। इंडस्ट्री किसे कहते हैं? जहां सेम सिमिलर नेचर की फर्म्स होती है, सेम टाइप के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डील करती है और आपस में भिड़ती भी है, टकराती भी है। क्या करती है? राइवलरी भी करती है। इंडस्ट्री है, अगेन डेटा समझाया था, इंफॉर्मेशन समझाया था, नॉलेज समझाया था, और फिर समझाया था बीसीके क्या है, और फिर बताया था बीसीके के डोमेन क्या है। तो मैंने कहा था डोमेन ऑफ बीसीके इज वास्ट, इलेक्ट्रिक एंड एक्लेक्टिक एंड ever evolving and expanding because everything changes but the nature of change doesn't change। सब कुछ बदलता है, बदलने की प्रवृत्ति नहीं बदलती। आइदर सोसाइटी हो, बिजनेस हो, एनवायरमेंट हो, मैक्रो हो, माइक्रो हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, इंडस्ट्री एनवायरमेंट हो, कंपटीशन एनवायरमेंट हो, तुम इकोलॉजिकल एनवायरमेंट हो, तुम किसी की बात करो, एवरीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। यहां तक का लेक्चर आपको बिल्कुल दिमाग में है, राइट? वास्ट क्यों है? क्योंकि इतने सारी एक्टिविटीज हैं। एक्लेक्टिक क्यों है? क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी, लॉजिस्टिक, बुल बियर सबकी बात करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी है, कई एस्पेक्ट्स मिलते हैं, सोसाइटी, साइकोलॉजी सब मिल जाती है, राइट? स्ट्रेटजी समझाया था, बहुत अच्छे एग्जांपल से एक लड़ाई दिखाई थी। वो वॉर ऐसे नहीं दिखाया था, वो केस स्टडी था, वो वॉर नहीं था, वो केस स्टडी थी। तो क्या है? स्ट्रैटेजी इज एन आइडियाज, प्लान्स, एक्शन, सपोर्ट एम्प्लॉयड टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी सिखाया था। कैसे सिखाया था? इस वाले एग्जांपल से सिखाया था। कैसे 2 कंपनियां कंपीट करती है, एक जीत जाती है, कॉस्ट, प्राइस, प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी, हर लेवल पे वो आगे निकलती है, कस्टमर मार्जिन, बिजनेस मार्जिन, तब वो कहती है अपने आप को विनर। और यही स्ट्रेटजी का रोल है, आपको ऐसा बनाना। ठीक है, लॉजिस्टिक्स की बात करी थी ब्रीफली। लॉजिस्टिक्स क्या है? एनी टाइम, एनीवेयर गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करना। कैसा? राइट क्वालिटी, राइट टाइम पे, राइट प्रोडक्ट को राइट प्राइस पे, राइट कॉस्ट पे अवेलेबल कराना, राइट क्वांटिटी में डिलीवर करना, ये लॉजिस्टिक्स का काम है। लॉजिस्टिक इंश्योर्स दैट द राइट मटेरियल आर अवेलेबल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम ऑफ द राइट क्वालिटी एंड राइट कॉस्ट। इतनी सारी बातें अपन ने करी थी इस चैप्टर के अंदर अब तक। बुल क्या है? ठीक है, ऐसा फैक्टर जो राइज का रीजन बनता है, डिक्लाइन का रीजन बनता है, बियर्स फैक्टर्स हैं। बुल बियर का डिफरेंस समझाया था। बीसीके इज एवर एक्सपेंडिंग, देखो कितना सारा है, नए नए मोड्स ऑफ डूइंग बिजनेस आ रहे हैं। तो जैसे जैसे चीजें इवॉल्व होंगी, आपको उसी के साथ सीखना पड़ेगा, राइट? कई सारे लोग आजकल कई तरीके के एप्लीकेशन बना के नए नए तरीके से स्टोर पे लाके चीजें बेच रहे हैं, राइट? आपको पता भी नहीं चलता। दुनिया में ध्यान रखना मेरे दोस्त, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, दुनिया में 2 तरह की चीजें बिकती है। एक जिसकी इंसान को जरूरत होती है, एक जिसकी इंसान को जरूरत होती है, और दूसरी जिसकी इंसान को कोई जरूरत नहीं, वो भी बिकती है। वो कैसे बिकती है? जरूरतें पैदा की जाती हैं। कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। एक बार जरूरत पैदा कर दी, एक बार उस टाइप की चीज का टेस्ट लगा दिया, अब उसकी जरूरत पड़ गई, राइट? जब तक चाय नहीं पीते थे, चाय की जरूरत नहीं थी। जब तक अपन मैगी नहीं खाते थे, नूडल्स, तब तक नूडल्स की जरूरत नहीं थी। इंडिया में 1980 से पहले नहीं थी जरूरत, नहीं खाते थे लोग। लेकिन एक बार लाके टेस्ट करा दिया, जरूरत पैदा हो गई, अब फिर उसका मार्केट बन गया, वो भी बिकने लगा जिसकी जरूरत नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिसकी जरूरत नहीं होती, जरूरत क्रिएट की जाती है। ये बीसीके का इवन डोमेन है,
ये बीसीके के समझने की बात है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का एस्पेक्ट है जो हमने समझना है। ग्रेट। अगेन सेम चीज रिपीट हुई, सिलेबस में भी रिपीट हुई, हमने किया एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक हो सकती है, ये नॉन इकोनॉमिक हो सकती है, डिफरेंस समझा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मैंने कहा ये इनकम जनरेटिंग होती है, इनकम जनरेट करती है, प्रोडक्टिव होती है, अच्छी बात है। कंजम्पशन ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बहुत अच्छी बात है। सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ है। बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहीं से तो सिलेबस की शुरुआत करी थी, यहीं से स्टार्ट किया था, यहीं पे लाके इसको कंक्लूड किया। उसके बाद एक यूनिक चीज आपको पढ़ाई कि बिजनेस को रन कैसे करते, ये सब एक्टिविटी करते वक्त होता कैसे है। तो हमने कहा एक बिजनेस सिस्टम होता है। क्या होता है? बिजनेस सिस्टम होता है। कहां से शुरू होता है? एक आइडिया से। बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर के आइडिया से शुरू होता है। आइडिया को वैलिडेट करते, मार्केट रिसर्च, देन प्लांट एंड फैसिलिटी क्रिएट करते, देन R&D करते, R&D के बाद उसकी पायलट टेस्टिंग, पायलट प्रोडक्शन करते हैं, फिर पायलट टेस्टिंग करते, फिर हमें लगता है या दिस प्रोडक्ट इज रेडी टू बी सोल्ड। फिर हम क्या करते हैं? फिर इसका प्रोडक्शन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, कैपिटल चाहिए, बहुत सारी चीजें, नहीं बहुत सारी चीजें चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए प्रोक्योरमेंट रॉ मटेरियल रिसोर्सेस का, देन देयर विल बी मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश गुड्स, WIP, स्क्रैप, ये बनने वाला है। उसके बाद अपन क्या करने वाले? लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन, जो भी अभी टर्मिनोलॉजी डिफाइन करी। वेयर हाउस में जाएगा माल, सेल्स वालों को पता चल जाएगा, मार्केटिंग वाले ऑर्डर लेके आएंगे, ऑर्डर कस्टमर को डिस्पैच होगा, लॉजिस्टिक्स ले जाके कस्टमर को माल देगी, कस्टमर पैसा देगा, पैसा आते ही फाइनेंस वाले CA लोग, तुम लोग एकदम सामने निकल के आ जाओगे अपने व्हाइट हाउस से, अपने चैम्बर से पैसा, राइट? ऑडिट करना है, ये करना है, किधर से आया, किधर को जाएगा, कैसे अकाउंटिंग होगी, कैसे ऑडिट होगा, क्या टैक्स होंगे, क्या प्लानिंग होगी, कैसे रिटर्न भरे जाएंगे, सारे लफड़े शुरू हो जाते हैं। उसके बाद पैसा सारे लफड़ों की जड़ है, राइट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड देन देयर इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑल्सो, क्योंकि लोग चाहिए हर लेवल पे ऊपर। इसी को जब बड़े हो जाओगे तो तुम पढ़ोगे वैल्यू चेन, इसी को आगे चल के कहेंगे वैल्यू चेन। ऐसा सिस्टम जिससे वैल्यू क्रिएट होती हो किसी भी गुड्स एंड सर्विस में, उसके फीचर, उसकी क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, ब्रांड, ये सब क्या है? वैल्यू क्रिएट करते हैं। इसी को देख के तुम पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हो किसी प्रोडक्ट के लिए। जब तक कोई प्रोडक्ट या सर्विस वैल्यू क्रिएट नहीं करती, तुमने पैसा क्यों देना? तुमने पैसा नहीं देना। तुम्हें लगता है कि JBL का स्पीकर मेरे वर्थ, इसका वर्थ है, इसके लिए मुझे कुछ पे करना चाहिए, तो तुम्हारी जो माइंडसेट कहती है कि क्या पे करना चाहिए, फिर जाके तुम उसको टैली करते हो प्राइस के साथ। अगर तुम अग्री करते हो तब पे करते हो, नहीं तो तुम पे नहीं करते। दैट्स इट, राइट? इतना सा हमने सिलेबस कवर किया था दोस्त। अब तुम्हारे सिलेबस में 3 लेक्चर में बस इतना ही पढ़ा था, बाकी सब बकवास था। नहीं, बाकी सब बहुत काम की चीज थी, सब सिलेबस की बातें थी। आज जो हम करने वाले वापस से सिलेबस हमारा कहता है एम्प्लॉय कौन है, मतलब ऐसी ऐसी बातें भी लिखी गई हैं उसके अंदर जो 12th क्लास से BCK BST पढ़ के आए हुए बच्चे को लगेगा कि सर ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्या सिलेबस में है। हमने रीडिंग मार के उसको सोना नहीं है क्लास में, हमने डिस्कस करना है, ठीक है? मैंने इसलिए कहा ना, इस सेशन में अपन क्या करने वाले हैं? बातें। सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना, सबसे ज्यादा बात करने का पेपर पूरे CA फाउंडेशन में यही वाला है। तो तुम 4:15 बजे मेरे से मिलना सिर्फ गप्पे मारने के लिए, ठीक है? बट ट्रस्ट मी, उन गप्पों में इंडस्ट्री होगी, नजारे होंगे, रियल लाइफ बिजनेस का वही होगा जब तुम मेरे से गप्पे लड़ाओगे। अगर तुम सिर्फ सुनने वाले हो, इंटरेक्ट नहीं करने वाले, तो तुम सोने वाले हो, ठीक है? और अगर तुम मेरे से इंटरेक्ट करने वाले हो, इंटर वालों से पूछना 4-4 घंटे की क्लास लेता हूं, कोई किसी को झपकी भी नहीं आती। कई लोग तो ये लिखते हैं कि सर ऐसी ऐसी चीजें पता नहीं आप करते हो कि हम पानी पीना भी भूल जाते हैं, लगे रहते बाद में 2 घंटे बाद यकीन आता है कि यार 2 घंटे में मैंने पानी का सिप ही नहीं लिया, राइट? तो ये तब होगा जब यू स्टार्ट डिस्कसिंग विथ मी इन द सेशन। तो इस पेपर में, बाकी जो पेपर 6-5 पेपर करते हो अपने स्टाइल से करो, जैसे भी करते हो, मुबारक, राइट? इस पेपर में डिस्कशन करने का, कॉन्फ्रंटेशन करने का, डिस्कस करने का, अपोज करने का, रिवोल्ट करने का, और फिर जब डिस्कशन करोगे देन यू विल कम टू नो अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर। यहां बातें सिंपल नहीं होती है, गेटिंग द पॉइंट?
बहुत सिंपल बातें नहीं होती हैं, जैसा दिखती हैं वैसा नहीं होती हैं, उसके पीछे की स्टोरी थोड़ी अलग सी होती है। रटने की कोई गुंजाइश नहीं है, रटने की कोई कोशिश मत करना इस पेपर को। जहां रटने गए काम खत्म। और जब तक मैं पढ़ाऊंगा सेशन में ही इंटरेक्ट करते हुए जितनी बात दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए उतना बढ़िया, राइट। चलो ओके, आते हैं जरा वापस से इसी पोर्शन पे आने वाला हूं। यही 4 क्वाड्रेंट डिस्कस करने वाला हूं जो पहली क्लास में किया था। वापस से पुराना पाप हमारे सामने लौट के आ गया। जरा मैं मॉड्यूल निकालूंगा, मॉड्यूल से शुरू करूंगा, तुम्हारे मॉड्यूल से ही बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अभी बुक सब जगह जा नहीं सकती। तो वैसे बुक मेरी रेडी है, बट स्टिल मैं मॉड्यूल से जाऊंगा, सो दैट कि तुम्हारे पास मॉड्यूल तो सबके पास है, राइट। तो ये स्टैंडर्ड है। बोलो कोई इस पेपर में तुम स्पेशल डिमांड है तुम्हारी, जो तुम मेरे से सीखना या समझना चाहते हो? ये तो मैंने रिवीजन करा दिया जो कराया था। टेल मी इन द ग्रुप, कोई स्पेशल डिमांड, या जैसे जा रहे हैं 3 सेशन में ऐसे ही चलते रहने का, या तुम लोगों को कोई थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चाहिए इसमें? सर थोड़ा ऐसे करा दो, थोड़ा वैसे करा दो, थोड़ा ये भी डिस्कस कर लो, दिमाग में आए कुछ जहन में तो मेरे को बताना, ठीक है, दोस्तों से पूछ के, राइट। वैसे दोस्तों पे नहीं, दोस्त 2 तरह के होते हैं। कैसे? एक कमीने और दूसरे बहुत ज्यादा कमीने, और तीसरे टाइप के दोस्त नहीं होते। आ जाओ, कहां तक किया था मैंने, वहां से आगे स्टार्ट करता हूं। पेज नंबर बताऊंगा, एक बार सिर्फ बुक निकाल लेना। विल कीप ऑन डिस्कसिंग थ्रू द बुक। आज मैं पावर पॉइंट पे नहीं आने वाला, ओके। हमने ये सब किया था, बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी किया था, तमाम तरह की बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, पेज नंबर 1.11, इतना ही जर्नी तय किया था हमने, राइट। सर एक वो 3rd वीडियो में जो 2nd क्वेश्चन था वो एक बार एक्सप्लेन कर दो बेटे, उसका नाम बोलना, उसका नेम बोलना। 3rd वीडियो में 2nd, आयुष नाम बोल, चल उसका नेम बोल, टॉपिक का हेडिंग बोल, हेडिंग बोल, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरे को ऐसे आइडिया नहीं रहेगा। अभी 2nd क्वेश्चन था, इधर टॉपिक होंगे, इधर चैप्टर भी नहीं होंगे। ये 5 चैप्टर एक ही चैप्टर मानो, सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए, तुमको एक जगह अपना नॉलेज गेन करना है। टेल मी द टॉपिक आयुष, ओके। ये सब ठीक था? 2nd लेक्चर में तुम लोगों को भी ऐसा टेंशन है क्या इस वाले टॉपिक में? स्ट्रैटेजी लॉजिस्टिक्स बुल बियर में कुछ था? नहीं था। एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग है, इसमें कुछ था? नहीं था। चलो मैं ऐसे डायरेक्ट ही पूछ लेता हूं, थोड़े से तो टॉपिक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में कुछ था? अरे ये तो सबसे आसान है, इसमें तो कुछ टॉपिक ही नहीं हो सकता। ह्यूमन एक्टिविटी इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में कोई था? नहीं था। ग्रेट। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ था? अरे किधर गया, बोलना। ओके। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग, ये भी बताना था कुछ? कुछ भी नहीं, ठीक है। बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कुछ था? एफएमसीजी 1, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वेयर इज दैट? आईटीसी की बात तो नहीं कर रहा तू? आईटीसी का, इंडियन टोबैको कंपनी का? यस आई थिंक सो। क्यों आईटीसी की क्या है, देखो क्या है उसका नाम, आईटीसी क्यों पड़ा? ऐसा तो नहीं था, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं था। पहले वो कंपनी क्या करती थी? आईटीसी, इंपीरियल टोबैको कंपनी, इंडियन टोबैको कंपनी, ऐसा उसका नाम था पहले अंग्रेजों के जमाने से। वो टोबैको प्रोडक्ट में डील करती थी। कैसा डील करती थी? टोबैको प्रोडक्ट में। फिर क्या हुआ, उसकी लाइफ में चेंज आया। उसको लगा कि हर पैकेट बनाओ, सिगरेट बनाओ, सुट्टा मारना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये और लिखो नहीं सब, ठीक है। उस पर लिखना पड़ता था स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, हिंदी में बताया उसको। फिर उसके दिमाग में आया कि बहुत पैसे कमा लिए अपने विल्स बेच के, बहुत पैसे कमा लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करना है। क्या करना है? एक्सपैंड करना है। कैसे एक्सपैंड करेंगे? तो एक्सपैंड करने के लिए साहब अपने आप को क्या करना पड़ेगा? अपने आप को नए प्रोडक्ट, सर्विसेज, नए बिजनेसेस स्टार्ट करने पड़ेंगे, ऐसा उस कंपनी ने सोचा। लेकिन फिर सोचा अगर मान लो मैं नूडल्स बेचता हूं, इप्पी बेचता हूं, मान लो मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचता हूं, आशीर्वाद आटा बेचता हूं, मान लो अगरबत्ती बेचता हूं, मोमबत्ती बेचता हूं, कुछ भी ऐसी चीज बेचता हूं,
क्लासमेट की कॉपियां बेचता हूं, तो मेरे ब्रांड में तो लिखा है इंडियन टोबैको कंपनी, अब कॉपी बेचेगी, कौन खरीदेगा? ब्रांड से उसके प्रोडक्ट सिमुलेट ही नहीं करते, आइडेंटिफाई नहीं होते, इंसान को डाइजेस्ट ही नहीं होगा कि यार आईटीसी टोबैको कंपनी बेच रही है, ईपी कौन खाएगा, ईटिंग ईपी इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसके नीचे लिखा है। मैं नहीं खाता, नहीं ऐसा ऐसा फीलिंग आएगा, मैं नहीं खाता, खाती, दोनों को बता रहा हूं, यही वाला ना केवीसी वाला। केवीसी तो अपन अभी लेके आते हैं ना हर दूसरे सेशन में, आज के सेशन में, ठीक है, राइट। तो ऐसा होगा, अभी वो चलो कोई नहीं, आइडेंटिफाई करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना, आई विल टेल यू। तो क्या था कि आईटीसी को अपना नाम चेंज करना पड़ा i.t.c, सो दैट कि वो सारे ब्रांड्स बेच सके। फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट का नाम आईटीसी लिमिटेड रखा। आज की डेट में आईटीसी का कोई फुल फॉर्म नहीं है, आईटीसी का एक ही नाम है, आईटीसी लिमिटेड, दैट्स इट, ठीक है, बस। क्यों? क्योंकि वो सारे मल्टी ब्रांड बेच सके, मल्टीपल बिजनेसेस कर सके, हर एक इंडस्ट्री में पैसा लगा सके, उसका ब्रांड उसके लिए ट्रबल ना बने, ठीक है। अब उसको इंजूरियस टू हेल्थ सिर्फ सिगरेट पे लिखना है, बाकियों पे नहीं लिखना। ये सिंपल सी बात है, इतनी सी बात थी। चलो हम आगे आते हैं, ये सब निकल गए थे। अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, या टॉपिक था डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस विज़ अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन। कौन कौन से हैं अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशंस बिजनेस के अगेंस्ट में? एम्प्लॉयमेंट है, अगेन एम्प्लॉयमेंट मींस एक एम्प्लॉय है अंडर द टर्म्स ऑफ सर्विस, एक किसी एम्प्लॉयर के अंदर में काम करता है, यही है ना। उसका कुछ जॉब डेफिनेशन होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी एक प्रोफाइल होगी, उस प्रोफाइल पे वो काम करेगा, उसके लिए उसको रेम्युनरेशन पे किया जाएगा, एम्प्लॉय की डेफिनेशन है, इससे ज्यादा कोई बात है। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हो सकता है वो, राइट, ओके। दूसरा प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है, बस इतनी सी बात करूंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है, सीएस एक प्रोफेशन है, उसका कोड ऑफ एथिक्स होता है। ध्यान रखने वाली बात, आप किसी कोड से बंधे होते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका लोगो भी कैसा होगा वो इंस्टीट्यूट बताता है, आपका बोर्ड कैसा बनेगा वो भी इंस्टीट्यूट बताता है, आपका आर्किटेक्ट, मतलब जो भी आप प्रोफेशन में हो उसके कुछ नॉर्म है। जैसे इंडियन अपना क्या है, आईसीआई का क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 48 है, वो बताता है। आपका कोड ऑफ एथिक्स है, प्रोफेशनल एथिक्स है। जैसे ही तुम इंटरमीडिएट में आओगे और फाइनल में आओगे, ऑडिट में तुम पढ़ना शुरू हो जाओगे कि क्या तुम्हें करना है और क्या तुम्हें नहीं करना। प्रोफेशन एम्प्लॉय का तो ठीक है, एम्प्लॉयर का एक एम्प्लॉय मैनुअल होता है, डिफरेंस भी बता रहा हूं। एम्प्लॉय का क्या होता है, एम्प्लॉय का क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एम्प्लॉयर मैनुअल बोलते, एक बुक होती है, उसको फॉलो करना होता है। बैंक का एम्प्लॉय होता है, उसको करना है, टीचर है उसको करना है, प्राइवेट है उसको करना है, राइट। इसमें बहुत कुछ चीजें लिखी होती है, क्या करने पे तेरे को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कब तेरे को अवार्ड मिलेगा, कब तेरे को पेनल्टी मिलेगी, राइट, कब तेरा प्रमोशन होगा, कैसे कैसे तेरा करियर हमने प्लान कर रखा है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो लोगों को संभालता है वो हर तरीके से ऐसे मैनुअल्स बनाता है। ये एक बिजनेस पॉलिसी है, ये बिजनेस पॉलिसी है। अब यू विल से कि ये बिजनेस पॉलिसी क्या है, ध्यान से सुनना। अब ये बिजनेस पॉलिसी क्या है, छोटे छोटे टर्म्स 12th क्लास में भी पढ़े होंगे। ये एक फ्रेमवर्क है, रूल्स है, रेगुलेशन है, गाइडलाइंस है, प्रोसीजर है, जिसके थ्रू आप बिजनेस को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली चलाते हो। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट हम देते हैं, डिस्काउंट की पॉलिसी है। हम लिखते हैं दुकान के ऊपर आज नगद कल उधार, कल आना, नहीं मिलता उधार इधर, नहीं। नो रिटर्न पॉलिसी, डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, क्रेडिट कार्ड इज नॉट एक्सेप्टेड, ओनली कैश, नो कैश, राइट। शॉप के ऊपर डिस्काउंट, टर्नओवर डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, राइट। रिटर्न की पॉलिसी 10% रिटर्न, एम्प्लॉय की पॉलिसी, एक बिजनेस पॉलिसी है जो टॉप मैनेजमेंट बनाती है उस कंपनी का। इसी पॉलिसी को फॉलो करके एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। सिंपल सी बात है, वो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होता है। एक क्वालिफिकेशन, अगर तुम आईएम से पढ़ के आए हो तो तुम अलग नेचर का काम करोगे, ऑब्वियसली तुम्हें अच्छा जॉब दिया जाएगा उसी हिसाब से। अगर तुम 12th पास हो, तुम 12th फेल हो, 10th फेल हो, तो जैसे जैसे हायरार्की में हर जॉब की एक प्रोफाइल होती है, डिस्क्रिप्शन होती है। उसी प्रोफाइल एंड डिस्क्रिप्शन के हिसाब से यू आर गोइंग टू फिट इनटू दैट, एंड फॉर दैट यू नीड अ मिनिमम क्वालिफिकेशन। बट मैं ऐसा मानता हूं कि आज टैलेंट के लिए क्वालिफिकेशन कोई इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। इंडियन सोसाइटी में जरूर है, क्योंकि यहां हम क्वालिफिकेशन पहले देखते हैं, टैलेंट बाद में जज करते हैं, राइट। ये डिफरेंस है अमेरिका में और इंडिया में, ठीक है। इसको अपने को धीरे धीरे चेंज करना, ये अंग्रेजों का दिया हुआ माइंडसेट है। एनीवे, तो बुक में भी वही पढ़ते हैं। आगे देखते हैं प्रोफेशन।
ध्यान से सुनना, प्रोफेशन इज, आपको छोटी छोटी बातें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी बिकॉज एमसीक्यू इन्हीं लाइनों से बन के आ जाएंगे, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग एंड टेलिंग यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाईलाइट पॉइंट्स. Profession is rendering of service of a special nature necessitating prescribed qualification for a fee under certificate of practice COP हर चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है और उसका एक नंबर भी आ जाता है 077119. चल भाई ये मेरा नंबर है, COP सील मोहर लग गया, काम खत्म, राइट. आप उसी प्रोफेशनल कंडक्ट कोड ऑफ एथिक्स के अंदर काम करोगे, उससे बाहर नहीं जाओगे, जाओगे तो आपकी एक डिसिप्लिनरी कमिटी है, क्या है, लीगल सेल है, ट्रिब्यूनल है, डिसिप्लिनरी कमेटी है, वो बुला लेती है, बुला आ जा, हाजिर हो. ये कैसे किया, सीओपी लेकर के तूने टीचिंग कैसे करी, टीचिंग करके सीओपी दोनों साथ में क्यों रखा, अच्छा ये फ्रॉड क्यों किया, तेरा फ्रॉड में नाम है, सीबीआई तेरे को क्यों पकड़ के ले गई, अरे क्यों पकड़ के ले गई, मतलब अपन ने बहुत बड़ा काम किया था बॉस, फेमस हो गए अपन, ठीक है. अच्छा फेमस हो गए तो उसका सीए बोलेगा चल डिग्री 5 साल के लिए सरेंडर कर, तूने कोड ऑफ एथिक्स का उल्लंघन किया है, उसको तूने क्रॉस किया, लिमिट को, बाउंड्री को, लक्ष्मण रेखा लांगी है, रामायण गया ना, ठीक है. नेक्स्ट, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन एंड इंक्रीजिंगली इवन मैनेजमेंट आर अज्यूमिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोफेशन. इन ईच प्रोफेशन दैट इज मेडिकल, इफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशंस आर एंटाइटल्ड टू नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस टू. कहीं कहीं होता है, आप कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर हो, प्रोफेसर हो, आप प्राइवेट टीचिंग नहीं कर सकते, आप चाहे बहुत काबिल हो, ठीक है, नहीं कर सकते. डॉक्टर हो, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सब अपनी बीवी के नाम पे, भाई के नाम पे, दोस्त के नाम पे, गर्लफ्रेंड के नाम पे बना बना के करते नहीं, बोले तू बना ले प्राइवेट में, मैं तेरे को सपोर्ट करता हूं, करते पर गलत है, वो प्रोफेशन का जो कोड है उसका वायलेशन है. समझ में आ गई बात, ओके. प्रोफेशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद परफेक्शनिज्म. इस वर्ड का क्या मतलब, क्यों प्रोफेशन परफेक्शनिज्म से, बिकॉज यू आर ट्रेंड लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू नो द निटी ग्रिटीज ऑफ अकाउंटिंग, टैक्स, फाइनेंस, ऑडिट एक्सेट्रा, सो दे विल गो टू यू. यू आर ट्रेंड लाइक अ कंपनी सेक्रेटरी, मतलब तुम्हारे काम थोड़े से अलग है, तुम कंप्लायंस की बात करोगे, एडवाइजरी रोल में रहोगे, मीटिंग्स तुम देखोगे, कॉर्पोरेट अफेयर्स का जितना काम होगा एज ए कंपनी सेक्रेटरी यू आर गोइंग टू लुक इनटू दैट, सो योर एक्सपर्टीज इज डिफरेंट. Historically, however, professions emerged in pursuit of nobility, demonstrated highest level of integrity and ethics, and hence were held in very high esteem and social status, respect, etc. Chartered accountant का लोगो गाड़ी पे लगा के चलने का, सोसाइटी में भी लगा के बैठने का, लोग रिस्पेक्ट करते, राइट, टशन है वो. Got the point? Is everything clear? Am I audible? Please reply. If yes, please tell me. Okay. Now, अब एक छोटी सी बात है, डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या ये भी पढ़ने वाली बात है, क्या मुझे पढ़ाना पड़ेगा, बोलो यस और नो, क्या ये भी मैं पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट में पूछूं तुम लोग बताओगे क्या, मेरे को डिस्कस करो मेरे से एक एक करके. बिजनेस की मीनिंग कौन बताएगा, मैं नहीं दिखाता, चलो तुम बताओ बिजनेस की मीनिंग क्या है, फटाफट कोई भी एक बंदा मेरे को रिप्लाई कर दे उधर से. अपन पिछले 4 क्लास से 4th क्लास में बिजनेस की डेफिनेशन ही पढ़ रहे, राइट. छवि ने लिखा यस सर, एक्चुअली कर ही यही रहे, राइट. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है. प्रोफेशन क्या है, इंडिपेंडेंट रेंडरिंग ऑफ सर्विस ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, ग्रेट, बेस्ड ऑन prescribed qualification under the aegis of a professional body ICI and prescribed code of conduct, ethics का कोड है हमारा. एम्प्लॉय, तुम्हारे पास क्या, एक एम्प्लॉयमेंट लेटर आता है, ऑफर लेटर, तुम एग्रीमेंट करते हो, अग्री करते हो, सेव करते हो, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो तुम्हें जोड़ लेते हैं अपने आप से, ठीक है. एंड देन कहते भैया आ जाओ कंपनी में ज्वाइन कर लो, ये तुम्हारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ये तुम्हारी जॉब है, ये तुमको परफॉर्मेंस ड्यूटी पूरी करनी है, और इस महीने की 31st की रात को तुम्हारे पास तुम्हारा पैसा पहुंच जाएगा, ठीक है. कोई कोई कंपनी कहती है 7th को आएगी सैलरी, प्राइवेट कंपनियों में कोई कहती है 15 तक भी नहीं आएगी. अभी क्या हुआ, एक हसीन धोखा हुआ. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब लॉकडाउन अनाउंस किया तो उसमें अनाउंस किया कि हर इंप्लॉय को सैलरी दी जाएगी, बोला था ना, रात को 8 बजे, मित्रों बोला था कि नहीं बोला था, बताओ. अभी उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री से दूसरे 2 महीने के बाद इंफॉर्मेशन आ गई कि इंप्लॉइज को प्राइवेट कंपनियां सैलरी दे या ना दे, ये सरकार का नन ऑफ द बिजनेस है.
पूरी सैलरी देने की कोई जरूरत नहीं है, लगा दी ना बच्चों की, मतलब इंप्लॉइज की लगा दी। अच्छा, जो काम कर रहे थे उनकी भी लग गई, और जो सोच रहे थे कि सैलरी तो आनी है, अपने बाप का है, कहां जाएगा, नहीं, उनके भी टके गए, उनकी भी लग गई। ठीक है, तो उससे अच्छे तो वो थे जो बेचारे कम से कम काम कर लिया, कुछ नॉलेज ही हो गई, सैलरी तो जितनी आनी थी उतनी ही आएगी। राइट, कॉर्पोरेट कमाएगा नहीं तो देगा कहां से। मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज होती है बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। श्रेया एंड सुरजीत, थैंक यू बच्चे, ठीक है, ठीक जा रहे हो तुम लोग। ठीक है, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीओपी यहां होना जरूरी है। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। देखना, इस पेपर को पढ़ाने के लिए मैं दिमाग नहीं लगाता, मैं दिमाग नहीं लगाता, तो मैं तुमसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, तुम दिमाग क्यों लगाओ, तुम रिलैक्स होकर सुनो, समझो, और 40 मार्क्स लाने का तरीका ढूंढो कि मेरे दिमाग में सारी बातें रहनी चाहिए 40 नहीं। जब पढ़ाने वाला दिमाग नहीं लगाता तो पढ़ने वाला क्यों लगाएगा। मैं इंजॉय कर रहा हूं, तुम भी इंजॉय करो, हंसने का नहीं कि ये क्यों दिया है। ठीक है, आईसीआई की मर्जी हुई, उसने एक सिलेबस बनाया, उसने बोला ओम त्रिवेदी इधर आओ, ऐसे ही चाहिए हमें। मैंने लाख ऑब्जेक्शन किया, ऐसे नहीं करो, इसमें ये डालो वो डालो, नहीं, अपने को तो बेस कोर्स बनाना, ऐसे ही चाहिए। मेरे को पैसे मिलते, साफ बात, सलाह देना मेरा काम है, मैं प्रोफेशनल हूं, आईसीआई को भी दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पंजाब गवर्नमेंट को भी 2 दिन से दे रहा हूं, उन्होंने मानी ना, इज्जत से दामाद की तरह बुलाया, वापस घर भेजा मुझे इस लॉकडाउन में भी। राइट, ये अब सामने वाले पे डिपेंड करता है, क्या लेना चाहता है वो, मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, बट जितना है अच्छा है। ध्यान रखना, चैप्टर 2 और 3 हार्ट ऑफ द सिलेबस है, उसको बहुत प्यार से पढ़ेंगे, बस वो पढ़ लिया, बाकी तो सब ऐसा है। मुझे पता है कि इसमें से 80% बातें तुम्हें पता है, लेकिन एज अ ड्यूटी वी हैव टू डिस्कस, एंड बिकॉज भाई क्वेश्चन तो कहीं से आ सकता है, इसको प्रॉफिट चाहिए, इसको प्रोफेशनल फी चाहिए, इसको सैलरी चाहिए, कौन सी बड़ी बात है। यहां क्वालिफिकेशन कोई नहीं है। तुम हमेशा देखोगे 8वीं फेल बिजनेसमैन चार्टर्ड अकाउंटेंट को डांट लगा रहा होगा, मैंने देखा है, तुम भी देख लोगे समय पे। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन की क्वालिफिकेशन नहीं, उसके काम से ही उसकी क्वालिफिकेशन है। तुम अपने फैमिलीज में देखना, तुम्हारे दादू, तुम्हारे अंकल, तुम्हारे चाचू, नहीं, उनको इतना, मतलब बड़े ताऊ जी वगैरह वगैरह जो होते अंकल लोग, बड़े अंकल लोग, उनको देखना, वो बिजनेस में इतने माहिर होते हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तुम्हारी तरह सीए की, लेकिन बातें ऐसी ऐसी करेंगे, सीए भी बैठ के चुपचाप सुनता है क्या बोल रही है, कितनी नॉलेज है इनको, कितने पढ़े लिखे हैं, ये नहीं पूछना उनसे, नहीं तो वो तुम्हें कह देंगे कि जितने तुम पढ़े लिखे हो ना, मैं जानता हूं कितने पढ़े लिखे हो। तो कई बार बिजनेसमैन, बहुत क्वालिफिकेशन हो या ना हो, धीरू भाई अंबानी, बड़े बड़े सीए, बड़े बड़े मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर तक को रुला दिया था उसने। 2-3 फाइनेंस मिनिस्टर रख गए उस पर टैक्स लगाने वाले, हर बार कोशिश करते थे कि अंबानी पे टैक्स चढ़ाएंगे, हर बार वो कुछ तोड़ ढूंढ लेता था, जबकि आप बड़ी बड़ी साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े फाइनेंस के लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब दिमाग लगाते थे इस बार अंबानी को फंसाएंगे, इस बार रिलायंस वाले को टैक्स पे करना पड़ेगा। वो कहता था ना, हर बार वो बेड़ी तोड़ के बाहर निकल आता था। ये होता है बिजनेसमैन, बड़ा खतरनाक चीज होता है। दुनिया का ऐसा प्राणी, कॉकरोच मर जाएगा, बिजनेसमैन नहीं मरता। क्या बात, ठीक है, कॉकरोच एक ऐसा जीव होता है जो एटम बम का अटैक भी होगा ना मुंबई में या दिल्ली में, वो नहीं मरेगा, सब मर जाएंगे। तो बिजनेसमैन भी कुछ ऐसा होता है, सब मर जाते, वो नहीं मरता, वो बड़ा सियाना होता है। स्ट्रिक्टली प्रेस्क्राइब्ड होते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखी जाती है हर जॉब की, इतनी सी बात है। एथिकल गाइडलाइंस, फाउंडर्स के, कंपनी के एथिकल गाइडलाइंस क्या होते हैं? बिजनेस एथिक्स होता है, मानने का मानो, मानो नहीं मानने का मत मानो यार, लेकिन हर कंपनी की, अच्छी कंपनी का अपना वैल्यू सिस्टम होता है, वो अपने वैल्यू सिस्टम को फॉलो करता है, उसकी फिलॉसफी होती है। वो कहता है मुझे अच्छा वर्क एनवायरनमेंट देना है, मुझे अच्छा इंप्लॉय कंडीशन रखना है, इंप्लॉइज को मुझे अच्छे टाइम पे सैलरी देनी है, इसको बोनस देना है, वर्कर्स को जितना वो अच्छे से रखता है, वर्कर्स उसको उतना प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के साथ उसको रिटर्न करते हैं। राइट, कम लोग होते हैं जो डिमोटिवेटेड होते हैं, ज्यादातर मोटिवेटेड होते हैं। ऐसे ही प्रोफेशन में तो एथिक्स का कोड होता है, एम्प्लॉय का कोड एम्प्लॉयर मैनुअल में दिया होता है, अपने को पता है। आगे बढ़े, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। यहां बहुत ज्यादा होती है, यहां बहुत कम होती है, यहां कोई नहीं होती है। यहां तो बस पैरासाइट है, हम बस काम करेंगे, पैसे दे दो, जितना मैं काम करूंगा उतना मेहनताना दे दो अपना। ओके, पर्सनल ऑटोनॉमी, यहां पे बिजनेस में तो बिजनेसमैन अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो बॉस है। राइट,
सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो बॉस है, यहां पे कम ऑटोनॉमी होती है, यहां ऑटोनॉमी बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं होती है। पॉपुलर साइकोलॉजी, चलो इकोनॉमिक अचीवमेंट उसकी साइकोलॉजी होती है, कुछ इकोनॉमिक लेवल पे उसने अर्न किया, सर्विस टू द क्लाइंट, टू द सोसाइटी, लाइवलीहुड डिपेंड करेगा, ठीक है, क्या होगा उसके बाद उसकी साइकोलॉजी डिपेंड करेगी। सर्टेनिटी ऑफ इनकम, बिजनेस में सर्टेनिटी होती है क्या इनकम की? या इनकम सर्टेन है क्या? हमेशा प्रॉफिट होगा क्या? जरूरी है क्या? इंप्लॉय की तो सैलरी की सर्टेनिटी है, प्रोफेशन में क्लाइंट से फी आती है उसकी भी थोड़ी सर्टेनिटी है, बिजनेस में भाई नहीं है। अभी पैंडेमिक में कौन सा बिजनेस कलेक्शन कर रहा है बताना? ऑनलाइन वालों को छोड़ के, ये इंटरनेट वालों को छोड़ के, नेटफ्लिक्स को छोड़ के, प्राइम वीडियो को छोड़ के, नहीं पाताल लोक छोड़ के, कौन कौन बताओ तो? सलमान खान की कौन सी मूवी चली हॉल में? कौन से हॉल में चली? मुझे पता करके बताओ, मैं तुम्हें बताता हूं। बिजनेस के अंदर सर्टेनिटी ऑफ इनकम नहीं होती है, कभी बहुत ज्यादा कभी कम होती है, ये सब छोटी छोटी बातें। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और ड्यूरेशन ऑफ कॉर्पोरेशन, कितने दिन कंपनी चलेगी कौन बताएगा? बिजनेस कितने दिन स्टेबल रहेगा कोई बता सकता है क्या? अकाउंटिंग में गोइंग ऑन का कॉन्सेप्ट कौन पढ़ता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो तो सीए बन जाता है, उसकी लाइफ तो फिर भी, उसकी तो लाइफ में 10 ईयर की सर्टेनिटी है कि जब तक कब्र में पैर होगा जब तक भी सिग्नेचर मारता रहेगा वो। यस और नो? वही प्रोफेशनल जिसके पास डिग्री है, स्टैंप एंड सील है, सीए मरने से एक दिन पहले तक, उस दिन तक भी साइन करके ही मरेगा। नहीं, मेरे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मैं उनके, मेरी कंपनी का काम देखते, वो अब नहीं रहे, वो 2 साल पहले वो चले गए यहां से, तो मतलब यहां से चले गए कहीं और चले गए, राइट? तो वो मरने से एक दिन पहले भी मैं उनसे मिलने गया था। ही इज नो मोर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ही वाज अ ग्रेट मैन एंड ग्रेट, मतलब वो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जब सीए इंस्टीट्यूट बना था ना नया नया, तब के उस जनरेशन के थे, राइट? लेकिन मेरे सीए थे, मेरा काम देखते थे, तो एक दिन पहले भी उनसे सिग्नेचर करवा के मैं आया था, तब उनको देख के नहीं लगा था ऐसा। ही वाज 80 प्लस दैट टाइम। तो भाई उसकी तो टेन्योर है, लेकिन बिजनेस अनसर्टेन है, बिजनेस कितना लंबा जिएगा किसी को नहीं पता। एग्जांपल देता हूं, यहां बात डिस्कस करने वाली है। सोचो, एक कंपनी है बोफोर्स, बोफोर्स का नाम तुमने कहां सुना है जरा बताना? अब शुरू किया मैंने तुम्हें पढ़ाना, बोलो बोफोर्स का नाम तुमने कहां सुना है? बच्चे बताना व्हाट्सएप पे सारे। देखो कंपनियों का जिक्र अब आया, अब बात करेंगे कंपनियों के बारे में। बताओ बोफोर्स का नाम किसने सुना, कब सुना, ये कंपनी क्या करती है? मेरे को जरा चार्ट पे क्लैरिफाई करके बताओ, मेरे को नॉलेज थोड़ी कम है यार, तुम लोगों से गेन करने के लिए आया हूं। बोफोर्स टैंक बनाती है, ग्रेट, बहुत अच्छे, टैंक बनाती है, राइट? कैसा टैंक बनाती है? जो कारगिल वॉर में काम आया था। पता है कब की कंपनी है? 1646, लगभग 500 साल 400 साल पुरानी, नहीं 400 साल के आसपास पुरानी कंपनी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, CUP नाम सुना होगा, बुक्स आती हैं इसकी, कंटेंट आता है, यूनिवर्सिटी है बड़ी बड़ी दुनिया में इसकी, पता है? यस, चलो मैं बता रहा हूं, नहीं सुना तो। वो बोफोर्स की और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक आती है 1534, हो गए 500 साल पुरानी। अरे जापान में होटल्स हैं 8th सेंचुरी के, अरे 1200 साल पुराने, ग्रेट। कैसे? और कोई कोई बिजनेस आता राम गया राम, आया राम गया राम। तुम्हें इस मॉड्यूल के शुरू में एक बात बतानी है, सुन लो ध्यान से। हर रोज एक रिसर्च कहता है, नोट कर लेना किधर काम आएगा। रिसर्च कहता है हर साल पूरी दुनिया में 5 करोड़ स्टार्टअप शुरू होते। मतलब अगर पर डे का हिसाब लगाऊं तो 1.37 सॉरी 1,37,000 पर डे कंपनियां पूरी दुनिया में स्टार्टअप शुरू होती है, और पता है 1,36,000 बंद हो जाती है। बचा कितना? 1000। जितनी शुरू होती हैं लगभग उतनी ही बंद होती हैं, थोड़ी सी ही सरवाइव करती है। मतलब इसकी सर्टेनिटी नहीं है। किसके पास सर्टेनिटी है? जिसके पास स्ट्रेटजी है, जिसको BCK बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज अच्छी है, वो सरवाइव करेगा। जिसके पास BCK नहीं है, हाँ गूगल किया, गूगल करो छोटी छोटी बात पे अपना जीके बढ़ाओ, गूगल करो, गूगल बाबा को जय बोलो और चेक करो। हाँ बिल्कुल। आर्म्स इंडस्ट्री कंपनी, सही बोला। आंसर देख के बच्चे बता सकते हैं कि ये गूगल वाला आंसर है, राइट साहिल? यस ग्रेट। चल
सुरजीत, बढ़िया है। अब ध्यान से सुनो, तो क्या है, एक रिसर्च कहता है हमें कि इतनी कंपनियां शुरू, इतनी खत्म, मतलब जिंदा होने से पहले ही जाने का रास्ता तय। इसका मतलब क्या है, कंपनियों की सर्वाइवल इतनी आसान नहीं होती। कई बार लोग कहते हैं ना, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, क्या करूं, कुछ बिजनेस करता हूं, मेरे को गजब का आइडिया है। नहीं, आइडिया हर किसी को उबाल मार रहा होता है, खास करके ये फाउंडेशन वालों को और इंटर वालों को बहुत आइडिया। मेरे पास हर अटेम्प्ट में लगभग 1000 से ज्यादा बच्चे मैं पढ़ाता हूं, और उसमें से कम 50 तो जरूर आते, सर हमारे पास ना जबरदस्त आइडिया है। वो क्या समझते, मैं स्ट्रेटजी का टीचर हूं, मैं बीसीके पढ़ाता हूं, सारे आइडिया मेरे से। मैंने कहा मेरे से डिस्कस मत करियो, सीए बन जा, उसके बाद मेरे से आके सारी आइडिया डिस्कस करो, तेरे को कंसल्टेंसी भी दूंगा, बड़ी बड़ी कंपनियों को देता हूं, तुझे भी दूंगा। राइट बेटे, अभी आइडिया को संभाल के रखने का, क्वालिफिकेशन लेने का, उसके बाद आइडिया थप काम करते, ठीक है, क्योंकि आपके पास कुछ डिलीवर करने का, समझाने के लिए कुछ बैकबोन होता है ना, आप पे ट्रस्ट बनता है मार्केट का। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि वो 21 साल में बन गया, वो 20 साल में बन गया, नहीं, एक्सेप्शंस को छोड़ो, एवरेज, ऑन एन एवरेज ये होता है। तो क्या है, जिस कंपनी के पास बीसीके अच्छी है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जिस बंदे के पास अच्छी है, और जिसकी स्ट्रैटेजी की नॉलेज अच्छी है, वो कंपनियां सर्वाइव करती हैं और लंबे समय तक चलती है, बाकी दुनिया से चली जाती है। राइट, तो क्या उनका अनसर्टेन है, प्रोफेशन में क्वाइट सर्टेन है, और इंप्लॉय का तो पूरा ही सर्टेन है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और सक्सेशन, यस। अब बता, तू डिग्री किसको देके जाएगा, किसी को नहीं, तू अपने साथ लेके जाएगा। तेरी डिग्री तेरी है, वो किसी और की नहीं है, अगले जनरेशन को बिल्कुल काम नहीं आने वाली। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो फाइल भी ट्रांसफर नहीं होगी। राइट, के.एस. अग्रवाल साहब जो मेरे सीए थे, उनके बच्चे इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको सीए से कोई मतलब नहीं, उनके फाइल गए होंगे किसी और के पास। राइट, तो बिजनेस के अंदर ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है, बाप बेटे को देके जाता है, यहां कोई पॉसिबल नहीं है, जॉब में भी पॉसिबल नहीं है, अनलेस सरकारी नौकरी हो और जॉब करने वाला अपने रिटायरमेंट के एज से पहले निकल गया, तो भी गवर्नमेंट को मर्जी होगी तो उसके फैमिली के एक आदमी को जॉब देगा, वो भी उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस। राइट, डन, कंक्लूडेड। बिजनेस जॉब क्रिएटर है, जॉब सीकर नहीं, प्रोवाइड्स मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव होगा, गेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटी होगी, ध्यान से सुनना ये पॉइंट, गेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटीज। इन्वेस्टमेंट टेक्स टाइम टू फ्रक्टिफाई, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आने में, आरओआई समझते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आने में टाइम लगता है, अकाउंट्स के बच्चे हो, समझते हो। राइट, and it is uncertain whether it will yield the return as expected। अच्छा, ये क्यों कह रहा है बार बार कि ये अनसर्टेन 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 क्यों बोल रहा है, कोई जवाब देगा मेरे को? पैसा लगाया तो उससे रिटर्न आना अनसर्टेन क्यों है, ये सोचो, ये जवाब दो मेरे को। यहां से क्वेश्चन बनते बिटवीन द लाइंस, ठीक है, बताओ मेरे को, सुरजीत बता, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करना भी। एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद उसको फिर भी लगता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, आरओआई, रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न का एक्सपेक्टेशन करना, ये अनसर्टेन है। अनसर्टेन का क्या मतलब, क्यों ऐसा लगा उसे, क्या रीजन है उसके पीछे? जरा अपनी पुरानी 12th क्लास की नॉलेज, बीएसटी की नॉलेज जरा यूज कर और बता, ये अनसर्टेनिटी क्यों है? सबसे पहले तो मुझे बताओ, अनसर्टेनिटी का बिजनेस मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा? अनसर्टेनिटी का बिजनेस मीनिंग, अरे तुम लोग मैथ्स में भी पढ़ते हो, अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, उधर लॉ में भी बार बार पढ़ते हो, मीनिंग भी समझते हो या ऐसे ही पढ़ते हो? क्योंकि सर इट डिपेंड्स ऑन मार्केट। ये मार्केट का मतलब क्या होता है आयुष, प्लीज टेल मी। देख, अभी खेल शुरू हुआ, अब बता ये मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट कौन है, क्या है ये मार्केट? वॉइस नोट भेजना, मैं अभी लाइव करता हूं, वॉइस नोट भेजो, अगर कुछ समझ में नहीं आता वॉइस नोट भेजो, आई एम हियर। ये मार्केट क्या है? मैं ऐसे कैसे नहीं बोल सकता कि डिपेंड्स ऑन कस्टमर, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं डिपेंड्स ऑन सप्लायर, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटिटर, ऐसा भी बोलता हूं डिपेंड्स ऑन सर। नहीं, सिलेबस का कंप्लीशन अनसर्टेन है, क्यों? या तो तुम नहीं पढ़ रहे, या मैं नहीं पढ़ा रहा, या टेक्नोलॉजी नहीं काम कर रही, नहीं इंटरनेट नहीं है, ऐसा कुछ भी। ये मार्केटिंग वर्ड क्यों यूज किया, ध्यान से सुनना। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है, ध्यान से सुनना,
तुम्हारे बिजनेस, ये तुम्हारा है एक्स वाई जेड लिमिटेड, बेटा सब्जेक्ट के हिसाब से समझना, इसके आसपास बहुत कुछ हो रहा है। तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे आसपास पेंडेमिक है। सोचा था, प्लान किया था, ऐसा सोचा था कि ऐसा लॉकडाउन हो जाएगा, ग्रीन जोन रेड में बदल जाएगा। अनसर्टेनिटी है, मतलब देयर इज, नोट कर लेना बुक के साइड में, हिडन अनप्रेडिक्टेबिलिटी। बिजनेस के आसपास के वो फैक्टर जिनमें हिडन अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, वही अनसर्टेनिटी है। जैसे बिजनेस के आसपास कौन है, उसका बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कोई बताएगा क्या मेरे को? बोलो, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? 12th क्लास बीएसटी से बताने का। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लीज टेल मी। बिजनेस की सराउंडिंग को बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ध्यान से सुनना, कौन है ये? इंटरनल हो सकता है, यहां बात कर रहा हूं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल दो तरह के होते हैं, एक को माइक्रो एनवायरनमेंट बोलते और दूसरे को मैक्रो एनवायरनमेंट बोलते। मेरा दिल कर रहा था कि मैं पहले एनवायरनमेंट ही तुम्हें पढ़ाऊं, ताकि तुम्हें ये वाला चैप्टर भी अच्छे से समझ में आए, लेकिन मजबूरी है कि सीक्वेंस से चलना पड़ता है। कुछ बच्चे कहने लगेंगे सर वो आपने पहले वो पढ़ा दिया इधर उधर, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेने का। तो अभी जो चीज बीच में इंटरसेप्ट करेगी, आई विल स्टे एंड आई विल आंसर। देखो, माइक्रो का क्या मतलब होता है? जो इन्वायरमेंटल फैक्टर से बिजनेस रोज टकराता है, अपने को रोज मतलब है उससे। एग्जाम्पल देता हूं, उसका लिस्टिंग करता हूं, पेज क्रिएट करता हूं, रुक जा। सारे यहां पे रुक के समझेंगे चीजों को, यहां कोई भागने का काम नहीं इधर उधर, ठीक है? ये सिलेबस ऐसा ही है, इधर डिस्कस करने का, कोई भी बात आएगी ना तो इंडस्ट्री डिस्कस करने का, कोई घबराने का नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं है। एक बोला मैंने माइक्रो फैक्टर, राइट? माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे ना मेरा कस्टमर है, मेरा बायर है, मेरा सप्लायर है, मार्केट है, देख एक मार्केट भी है, इंटरमीडियरी है। डिटेल में पढ़ाऊंगा चैप्टर 2 में, पर ध्यान से सुनना। ये ना अनसर्टेन है। सबसे पहले तो मैं माइक्रो की बात करता हूं, मैक्रो की बात ही नहीं करता। तू बेचता है, राइट, बड़ा पाव, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, वो कहता है मुझे बर्गर खाना है। अब ये अनसर्टेनिटी है। और रोज बड़ा पाव लेके ट्रेन पे चढ़ता था, अब कह रहा है बर्गर खाना है। अच्छा जी, बर्गर भी बनाया, कहता है ना अब मुझे कुछ और खाना है, समोसे खाने। अब समोसा बनाया उसके लिए। मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अलग अलग लोगों के, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलते रहते। इनकम का लेवल बदल जाएगा तो उसकी बाइंग कैपेसिटी, लॉकडाउन हो गया तो इनकम हिट हुई तो उसकी परचेजिंग कैपेसिटी हिट हुई। ये अनसर्टेनिटी है, राइट? कस्टमर से रिलेटेड, कस्टमर का इनकम का लेवल, सेविंग का लेवल डाउन हो गया तो उसका असर किस पे पड़ेगा? एक्स वाई जेड लिमिटेड, क्योंकि बिजनेस भी सोसाइटीज ऑर्गन ऑफ ग्रोथ है। किसी को कोई शक? गेटिंग द पॉइंट? अनसर्टेनिटी इतना छोटा सा टर्म नहीं है, जैसे अपन ने समझ लिया। कस्टमर हो गया, बायर। अभी क्या है? बायर है। बायर बोले तो कस्टमर, बायर बोले तो जो हमारा सामान ले रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? अब वो कहता है नहीं, मैं तो अब मैगी का पैकेट नहीं रखूंगा क्योंकि मैगी पे केस हो गया, उस पर बैन लगा है, मैं नहीं रखता मैगी, राइट? उसने डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर दिया। बिग बाजार ने कहा मैगी नहीं बेचूंगा, मैं पतंजलि का आटा नूडल बेचूंगा। अब अचानक से उसने डिसीजन लिया, अब मैगी की लग गई। अनसर्टेनिटी। सप्लायर, सप्लायर इज मास्टर ऑफ रॉ मटेरियल। उसने कह दिया रॉ मटेरियल मैं महंगा कर रहा हूं। मैंने तो सप्लायर्स की कीमत एट द रेट 50 के हिसाब से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाली थी, अब उसने अचानक से कह दिया मैं 60 से नीचे दूंगा ही नहीं, मेरी कॉस्टिंग बढ़ गई इस अनसर्टेनिटी की वजह से। ये 10 रुपए का जो ग्रोथ हुआ, ये मेरे को बता के थोड़े डिसीजन लिया था उसने। अरे वो तो मैं लेने गया तो उसका रेट बढ़ा हुआ था। अनसर्टेनिटी है। मार्केट, मार्केट ध्यान से सुनना, पेंडेमिक से पहले आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी 30% से, अब ग्रो कर रही है 40% से। मैन्युफैक्चरिंग था 3% पे, अब ग्रो कर रहा है माइनस में। क्या है ये? कुछ होने वाला है दुनिया में, उसकी वजह से मार्केट में, मार्केट का जो रेट था, ग्रोथ रेट, वो चेंज हो गया। मार्केट का स्ट्रक्चर बदल गया। पहले 5 कॉम्पिटिटर थे मार्केट में, अब 10 आ गए। पहले 5 लाख कस्टमर थे किसी प्रोडक्ट के, अब 8 लाख हो गए या 3 लाख ही बचे। पहले कस्टमर 5000 पर यूनिट के हिसाब से खरीदने को तैयार था, अब 2000 रुपए देने को भी तैयार नहीं है उसी के लिए। मार्केट में बदलाव हो गया,
राइट। तो मार्केट एक अलग सा फैक्टर है, हर चीज को मार्केट नहीं बोलने का, मार्केट एक इन्वायरमेंट का फैक्टर है, राइट, इंटरमीडिएट, राइट। जरूरत है, जरूरत नहीं है, इसकी भी अपनी इंफ्लुएंस है। अब वॉलमार्ट जैसी कंपनी इंडिया आती है, वॉलमार्ट क्या करता है? वॉलमार्ट का नाम सुना है, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे डिटेल में। वॉलमार्ट जैसी कंपनी इंडिया आती है, वो क्या करेगी? सोच के बोलो। वो कहता हमें इंटरमीडिएट नहीं चाहिए, हम तो ऐसे रिटेलर है जो बिना इंटरमीडिएट के काम करते, अपने को तो इंटरमीडिएट चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए इंटरमीडिएट? क्योंकि वो सीधा मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, वो सीधा प्रोड्यूसर के पास जाता। तूने सेब के बागान लगाए, एप्पल तुमने लगाए ऑर्चर्ड, वो एप्पल के ऑर्चर्ड में ही जाएगा, अपना ट्रक लेके वहीं से खरीद के लाएगा। उसको बिचौलिया चाहिए ही नहीं, उसको मांगता ही नहीं बिचौलिया। लेकिन वो ही हेट्स बिचौलिया, वॉलमार्ट हेट्स बिचौलिया। वो कहता है ये बिचौलिया बिचौलिया क्या होता है, इसकी क्या जरूरत है मेरे बिजनेस के अंदर, राइट। तो देखो आते के साथ ही अब बेचारे इंटरमीडिएट के लिए अनसर्टेनिटी तैयार हो गई। वो तो सोच रहा था कि मैं बड़ा ब्रोकरेज लेके इसको माल पकड़ाऊंगा, खत्म कहानी। एक तो माइक्रो हो गया, अब मैक्रो एनवायरमेंट। मान लो रिसेशन आ गया पूरी दुनिया में, वॉर हो गया, टेरर अटैक हो गया, गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेके आ गई, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी। वो तुम्हारे फेवर में भी हो सकती है और अनफेवरेबल भी हो सकती है। अब तुम्हारा कंट्रोल है क्या? मान लो कोर्ट का कोई जजमेंट आ गया, जज तुझसे पूछ के डिसीजन देगा क्या? बताओ, तुम में से किसी से पूछ के जज अपना डिसीजन देता हो? ठीक है, कोई नया एक्ट आ गया, तुम्हें पता ही नहीं था, नया एक्ट आ गया, कल से कानून बदल गए, कल से पीएफ अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। गेटिंग द पॉइंट? कल से अपन सोशल डिस्टेंसिंग अलग तरीके से मेंटेन करेंगे, लॉकडाउन के रूल नए आ गए। अनसर्टेनिटी है, अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स दैट हैपन इन आवर लाइफ, वी एक्चुअली डोंट नो। जब वो होता है तो हमारे बिजनेस को इंपैक्ट डालता है, ये है अनसर्टेनिटी का फैक्टर। ध्यान से सुनना। अब चलता हूं मॉड्यूल पे। तुम समझ गए, इन्वायरमेंट के फैक्टर में हिडन अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। ये इंटरनल एक्सटर्नल किसी भी नेचर का हो सकता है, इससे रिस्क पैदा होता है। मान ले मेरा आज लॉकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया प्लांट का, स्ट्राइक हो गई प्लांट में, ये कैसा है? इंटरनल अनसर्टेनिटी है, इंटरनल रीजन से हुआ। ठीक है, तो गेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पढ़ने वाला पॉइंट था। इन्वेस्टमेंट टेक्स टाइम टू फ्रक्टिफाई, और जितना वक्त लगेगा ना उतना ज्यादा अनसर्टेनिटी से तुम्हें डील करना पड़ेगा। ठीक है, जितना लंबा पीरियड होगा किसी भी चीज का, उतना ज्यादा बिजनेस के एनवायरमेंटल फैक्टर उसको डिस्टर्ब करेंगे, उससे इंटरेक्ट करेंगे, तो तुमको उतना डील करना होगा। इसी का नाम है चैप्टर नंबर 2, पूरा बिजनेस एनवायरमेंट इसी पे पढ़ने वाले। ओके, एंड इट इज अनसर्टेनिटी वेदर इट विल यील्ड द रिटर्न एज एक्सपेक्टेड। डिपेंड करेगा कि इन्वायरमेंट का फैक्टर हमारे फेवर में था या हमारे फेवर में नहीं था। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल, it will take time to construct and ready a hotel before it is opened for occupancy. ठीक बात है, ताज मानसिंह बना रहे अपन। And it is uncertain if all the rooms would be occupied all the times. अब ये तो अपने हाथ में नहीं है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, 2.5 महीने से एक भी रूम बुकिंग नहीं हुई है। ठीक है, अनसर्टेनिटी। In fact, it is also uncertain if the occupancy ratio, room night occupied, room nights capacity would be adequate. In economics and finance, one distinguishes between risk and uncertainty. Risk can be calculated in advance, uncertainty cannot be. रिस्क को आप एडवांस में कैलकुलेट कर सकते हो, बट तभी कर सकते हो, ध्यान से सुनना, जब आप अनसर्टेनिटी को भी समझते हो। ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। यस, रिस्क अनसर्टेनिटी को समझने के बाद डील करना आसान होता है, लेकिन अनसर्टेनिटी को समझना ही बड़ा मुश्किल है। वो बहुत सारा कंपनियां देखते हो हमेशा फॉर्म भरवाती रहती है, उनके लोग मार्केट रिसर्च करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिहेवियर जानना चाहती है, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, कस्टमर कैसा बिहेव कर रहा है, राइट? तुम कैसा बिहेव कर रहे हो, इंटरमीडिएट कैसा बिहेव कर रहा है, सप्लायर क्या चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है, कैसा प्रोडक्ट एंड सर्विस चाहता है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, सारी बातों हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो जितना ज्यादा अपन ध्यान रखेंगे उतना अपन फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है एंड एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी है। अब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, कौन जवाब देगा? तैयार हो जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी? देखो मैं टर्म पकड़ रहा हूं और वही डिफाइन कर रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। एफिशिएंसी से तुम्हारा क्या मतलब है? डिक्शनरी मीनिंग निकाल के मेरे को नहीं भेजना, अभी समझाऊंगा नहीं तो।
व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी? कौन बताने वाला है मुझे? टेल मी। अभी है बिजनेस के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में एफिशिएंसी दोबारा आएगा, उधर नहीं पढ़ेंगे, इधर पढ़ के जाएंगे अभी। ठीक है, बोलो व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी, प्लीज टेल मी। ये छोटा सा टर्म है, ऐसा लगता है कि बस मैं यूं ही बता दूंगा, बट इसकी डेफिनेशन जब मैंने पूछ दी कि बताओ, अगर लिखना हो कि यू मीन व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी, हाउ विल यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज एफिशिएंसी? कैपेबिलिटी, इट इज नॉट एफिशिएंसी, कैपेबिलिटी इज समथिंग एल्स। आयुष, कैपेबिलिटी इज समथिंग एल्स। चलो ऊपर से सुरजीत तुम जवाब दो। प्रतिभा प्लीज टेल मी। छवि मित्तल, जॉन, अरीबा, शिव रंजन शेट्टी, शिव, साहिल, देखो अभी धीरे धीरे नाम याद आ रहे मेरे को। श्रवण, ओम जी बोलिए, प्रभु, भाभी, तुम लोग जवाब दो, मैं आगे नहीं जाऊंगा। व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी? इट्स अ बिग डील। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी सिंपल। बेटा 12th क्लास बीएसटी में कहीं पढ़ा होगा, थोड़ा हिंट करो, गूगल करके मत भेजना। नहीं जमा? क्या बात है, क्या बात है सर जी। देखो आज के सेशन में मैं मॉड्यूल कवर करा रहा हूं, 3 सेशन तुम्हें खूब मजे कराए। ठीक है, हर तरह की चीजें बताइए। एक्चुअली अभी मैं सब कंक्लूड कर रहा हूं भाई, बुक भी पढ़ना जरूरी है ना। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डील विद द बुक मोर, आई एम गोइंग थ्रू द बुक। कंक्लूड करना है इस चैप्टर को, अपन खत्म करेंगे एक सेशन और लगा के। ये बेसिक चैप्टर है, पहला चैप्टर है, ये बड़ा परेशान करता है हमेशा। यहीं से टेम्पो बिल्ड होता है, सारे कॉन्सेप्ट आगे वाले पीछे आ जाते। अभी तक जवाब नहीं आया दोस्त? हाँ, somebody is typing, I am waiting. Efficiency means what? ये देखो तुम लोग नहीं बोलोगे, मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से, पहले आने दो, चलो एक आध जवाब तो आने दो। या प्लीज टाइप। अभी तुम लोग सेम मोबाइल में सुन रहे हो, सेम मोबाइल में, मेरे को जरा बताना प्रैक्टिकल अपनी प्रॉब्लम। क्या तुम सेम डिवाइस से सुन के सेम डिवाइस पे चैट का जवाब दे रहे हो? यस और नो, प्लीज टेल मी। फिर मैं वैसा ही क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं तो मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। क्षमता, वो तो कैपेबिलिटी का हिंदी हो गया सुरजीत। क्या हिंदी टाइप किया है, शानदार, लाजवाब। बेटा देखो करने से होता है, सिंपल सी बात है, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तूफानों से डरकर नैया पार नहीं होती। या सेम डिवाइस पे इसलिए रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा, डोंट वरी, आई गॉट इट। मैं तुम लोगों को थोड़ा एक आज टेक्निक बताऊंगा, उससे तुम बेहतर बात कर पाओगे। ठीक है, केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, दैट इज डिफरेंट थिंग। नो सर, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, ये किसने दिया? मानवी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैं नोट कर रहा हूं इसको। ठीक है, लेकिन ये सब डेफिनेशन ना, अब एक बात बताता हूं, सुनो ध्यान से, प्यार से दुनिया वालों। ठीक है, बिजनेस की बात करते हैं, जनरल बातें सब अपने को सब समझ में आती है, स्पेसिफिक बातें जब करने का टाइम आता है अपनी लग जाती है। सुन ध्यान से, स्मूथनेस, क्या बात है। यस, चलो अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुन। एक बात तो गांठ बांध के रख लेना कि बिजनेस के लिए प्रॉफिट या प्रॉफिटेबिलिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एफिशिएंसी है। मानो तो मानो, नहीं तो कह देना कि ओम त्रिवेदी सर ने बोला है। ठीक है, एक बात वेल प्लान्ड। अब सब रहने दो, शांत हो जाओ सारे, अब सुनो ध्यान से। इतना पढ़ते हो तुम लोग, बेसिक बातों पर ध्यान नहीं देते। सुनो ध्यान से, अगर एफिशिएंसी होगी तो प्रॉफिट आएगा, एफिशिएंसी नहीं होगी प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रूव करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, एफिशिएंसी बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का कोर ऑब्जेक्टिव है। क्या है? कोर या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। हर जगह होते हैं ना बिजनेस के प्राइमरी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अभी पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। ये कोर ऑब्जेक्टिव है। एक मैनेजर है ये वाला, इसको मैंने 4 लोग दिए, 5000 रुपये दिया इन्वेस्टमेंट,
इसने 500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए पर डे, राइट, पर डे, क्या, पर डे 5000 यूनिट्स। मैनेजमेंट कहती है ये मैनेजर मजेदार नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चलेगा, ये इनएफिशिएंट है। क्या मतलब, कोई बात नहीं। ये मिस्टर एक्स, अब इसने क्या किया, मिस्टर एक्स की जगह मिस्टर बीन को, जो वैसे तो हाईली इनएफिशिएंट है लेकिन जो भी करता है बाद में सही हो जाता है, राइट, मिस्टर बीन को अपना नया मैनेजर बनाता है और मिस्टर बीन को यही 4 लोग और 5000 रुपी देता है। ये पर डे 600 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। अब बताओ कौन ज्यादा एफिशिएंट हुआ और कौन इफेक्टिव हुआ, कौन एफिशिएंट होगा। यू विल से कि दिस मैनेजर इज, मिस्टर बीन इज एफिशिएंट। व्हाई डिड यू से सो, क्यों कहा तुमने ऐसा, क्योंकि, ध्यान से सुनना, मिस्टर बीन ने जो तुमने गिवन इनपुट दिया, इसी इनपुट से प्रोसेस करके आउटपुट दिया। क्या दिया, सेम इनपुट से ये 5000 का आउटपुट दे रहा था, सेम इनपुट से इसने 100 प्लस आउटपुट दिया, इसलिए मैंने इसको एफिशिएंट कहा। अब ध्यान से सुनना, मिस्टर बीन को कंपनी ने टारगेट दिया कि आपको 500 यूनिट पर डे प्रोड्यूस करना है। मिस्टर बीन ने क्या किया, 4 पीपल एंड 400 रुपीज के साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी प्लानिंग का इस्तेमाल करके, अपने लोगों को मोटिवेट करके, वो जैसे भी मर्जी किया करवाया हो, उसने क्या किया, उसने ये चीज प्रोड्यूस करवा दी। 500 यूनिट प्रोड्यूस्ड मींस, ध्यान से सुनना, इस आउटपुट को अचीव करने के लिए कोई ना कोई तो प्रोसेस फॉलो किया होगा और उसका इनपुट क्या है, 4 पीपल 400 रुपी। नाउ टेल मी, पिछले वाले से ज्यादा है या कम है, पिछले वाले से ज्यादा है या कम है। आप बोलोगे सर पिछले वाले से कम है। लेस इनपुट में गिवन आउटपुट को अचीव करना, टारगेट को अचीव करना, या गिवन इनपुट से मोर आउटपुट देना, ये दोनों को मैं एफिशिएंसी बोलता हूं। मींस एफिशिएंसी का सीधा सीधा इनपुट आउटपुट रेशियो से लेना देना है। यस और नो, यस और नो। क्या एफिशिएंसी इनपुट आउटपुट रेशियो के रिलेशनशिप से डिसाइड होती है कि कोई चीज एफिशिएंट है या नहीं है? जनरल बातों से नहीं होती, राइट। सुनो ध्यान से, अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप मेरे साथ नोट करोगे, विजिबल क्लियरली है आपको, प्लीज नोट डाउन विद मी। सुनना, एफिशिएंसी मीन्स डूइंग things right। मिस्टर एक्स ने जो काम किया था उसको ठीक किया, कंपनी की उम्मीद के हिसाब से 500 की जगह 600 यूनिट डिलीवर किया। थिंग्स राइट, डूइंग थिंग्स राइट, ये एफिशिएंसी है, राइट। अब ये चीज कैसे डिसाइड होती है? नाउ द डेफिनेशन इज, efficiency is decided on the basis of input output ratio. Note down, efficiency is decided on the basis of input output ratio। किसी को कोई शक? डूइंग थिंग्स राइट, चीजों को ठीक करना एफिशिएंसी है। मिस्टर बीन ने ठीक किया, कैसे किया, कैसे प्रूव किया इस बात को? इनपुट आउटपुट रेशियो को ठीक किया। मींस पॉइंट नंबर 1, रीड एंड राइट केयरफुली। क्या? इट इज ऑल अबाउट गिविंग द डिजायर्ड, giving more output
से लास्ट एग्जांपल में हमने किया था 600 यूनिट्स पर डे. It is all about giving more output from a given input. Say under bracket क्या input दिया था? 4 people ₹500. इससे मैंने प्रोड्यूस किया 600 यूनिट्स पर डे. नोट डाउन प्लीज, इतना नोट हो, ये रिलेशनशिप नोट हो. देन नेक्स्ट, साथ साथ नोटिंग भी करना, वही चीज को मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूं. दूसरा, इट इज ऑल अबाउट यूजिंग लेस. क्या वर्ड यूज किया? लेस इनपुट से 4 people ₹400 as per the example के लिए. It is all about using less input for a desired output. और desired output क्या था? से 500 units per day. Is it clear to you? इसी को एफिशिएंसी बोलते हैं, इसी को थिंग्स राइट बोलते हैं, डूइंग थिंग्स राइट बोलते हैं. पहले नोटो, देन विल टॉको. प्लीज नोट डाउन एंड लेट मी नो यू हैव नोटेड, देन आई विल मूव. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लेसन्स. एफिशिएंसी को जनरल तौर पे बोलना, कुछ भी बोल देना, और स्पेसिफिकली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट बोलना, देयर इज अ डिफरेंस. यू कांट से एनीथिंग एंड एवरीथिंग. दैट्स व्हाई यू आर स्टडीइंग बीसीके. एक बहुत फेमस शेर है कि क्या आजादी का मतलब ये 3 थके हुए रंग होते हैं जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कुछ खास मतलब होता है. तो बच्चे, यहां हर बात का कुछ खास मतलब होता है. बिजनेस की टर्मिनोलॉजी है, जार्गन है, उसको उसी तरह से समझेंगे. नोटो एंड लेट मी नो यू हैव नोटेड, देन विल मूव. नो वरीज, वी हैव एनफ टाइम, डोंट वरी अबाउट टाइम. एक सेशन आगे, 2 सेशन बाद में काम हो जाएगा. Done it? Noted? Done. Om. Thank you. Anybody else जिसने नोट नहीं किया? आज का सेशन थोड़ा बातचीत कर लिया, बहुत सारा आज थोड़ा मोमेंटम बनाया हमने आपस में. ठीक है, धीरे धीरे मैं फिर रिदम पकड़ूंगा तुम्हारे साथ. यस, डन. ठीक है, समझ में आ रहा तुम लोगों को स्पेशल बातें करने की. चलो आगे बढ़े. डन, थैंक यू. चल बच्चे, किधर थे अपन? ओके, थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें से पढ़ देता हूं अगर कुछ खास है. बिजनेस इज नॉट अ रैंडम स्ट्रे अनऑर्गेनाइज्ड एंड ओकेजनल एक्टिविटी. ये कोई बेटा ऐसा है बाबा का प्रवचन या सत्संग नहीं चल रहा, जब आए बिजनेस कर लिया, जब मर्जी हुई नहीं किया. ये एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है. बिजनेस इज अ गोइंग ऑन कंसर्न. अकाउंटिंग होती है इसकी. इट इज अ कॉन्टिन्यूअस क्रिएटेड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. पूरा बिजनेस सिस्टम बना के दिखाया, एक चेन में है ना पूरा बिजनेस सिस्टम. आइडिया से लेकर के फाइनेंस से एचआर तक पूरा वैसे ही काम करता है. Thus, firm infrastructure needs to be in place. Supply chain of material needs to be developed. These material need to be processed. पूरा ऐसे लिखो ना, पूरा का पूरा बिजनेस सिस्टम जो तुमको पढ़ा दिया डायग्रामेटिकली, उसको काम करना जरूरी है. अगर वो आता है तो ये सारे पैराग्राफ्स तुम्हें आते, उसी को बार बार लिखेंगे. इसीलिए मैंने चीजों को आर्टिस्टिकली प्रेजेंट किया तुम्हारे सामने कि तुम्हें सेंस पूरा हो, नॉलेज पूरी हो, बीसीके का बीक्यू अच्छा हो. चलो, objective oriented purposeful profit is said to be the defining motive behind any business. Yes, ultimate है objective motive क्या? profit. But profit is not the core motive, core objective. Core objective is efficiency. Inefficient business में profit नहीं होते. Yes or no? नहीं होते तो नहीं होते. इसमें yes or no क्या करना है सर? ठीक है. In economics, objective of firm is set as maximization of profit. There are 2 things in business. क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहिए होता है और लॉन्ग टर्म में कंपनी की वर्थ चाहिए होती है. वर्थ, वैल्यू,
नेटवर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब रिलायंस चौड़े होकर कहता 5 लाख करोड़ का रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस जियो मेरा 70 लाख करोड़ का है, 10% लेना है क्या? तो फेसबुक बोलता है हाँ लेना 10%, तो निकाल 5 लाख करोड़ टका, निकाल 5 खोखे करोड़, ठीक है, तो 10%, 10% हो गया, 9 पॉइंट समथिंग परसेंट। गेटिंग द पॉइंट। तो सर वर्थ चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म में बिजनेस को अपना वैल्यू वर्थ क्रिएट करना होता है, एंड शॉर्ट टर्म में वो क्या करता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। Profit characterizes income from business just as a wages and salary characterizes labor, rent characterizes land, etc. Interest characterizes capital. Obviously, it is the residue occurring up to the business owners after all other factors of production has been paid off. What are the profits for? These are for organizing production, undertaking risk and uncertainty bearing. ये किस चीज का अवार्ड है? ऑर्गेनाइज किया हमने काम को, रिस्क लिया, अनसर्टेनिटी को झेला, तो जाके प्रॉफिट मिला, ठीक है। लेट्स रिफ्लेक्ट डीपर ऑन द पर्पस ऑफ बिजनेस। वी हैव सीन अबव दैट business are an institution and more so through its entrepreneurial endeavor bring about a qualitative change called development. इससे डेवलपमेंट होती है। बार बार कहता हूं, बिजनेस इज सोसाइटीज ऑर्गन ऑफ ग्रोथ। टर्मिनोलॉजी, सेंस ऑफ सब्जेक्ट वैसे पकड़ के चलना जैसे पहले दिन से शुरू किया है। मैंने इस सब्जेक्ट के थीम पे हिट करते हुए सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, वही बातें तुम्हें सामने निकल के हमेशा आएंगी, वही जेबीएल और केमीप्रो का एग्जांपल प्रूव होगा बार बार, वही बिजनेस का बिजनेस सिस्टम बार बार प्रूव होगा। अगर वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है, तुमने बिजनेस को समझ लिया है। We have seen that entrepreneurial business persons are efficiency seekers. क्यों? क्योंकि उनको पता है efficiency is the root cause of all profits, ठीक है। efficiency seeker होते हैं, ये यहां से MCQ बन सकता है। प्रॉब्लम सॉल्वर एंड इनोवेटर्स, क्योंकि हमें पता है, पीटर ड्रकर ने कहा था देयर आर टू थिंग्स इन बिजनेस। क्या कहा था? देयर आर टू थिंग्स इन बिजनेस, इनोवेशन एंड स्ट्रैटेजी, रेस्ट आर कॉस्ट एंड डिटेल्स। जिसके पास जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी, जितना इनोवेशन और जितना एफिशिएंटली उसको वो इंप्लीमेंट करेगा, वही बिजनेस सरवाइव करेगा 500 साल, 400 साल। टाटा की तरह 1868 का ऑर्गेनाइजेशन है टाटा, ट्रेडिंग से शुरू हुआ, 100 कंपनियों का समूह है, ग्रुप है। आसान बात नहीं है। कैसे? क्योंकि उसने इन 3 चीजों को पकड़ा, एफिशिएंसी, स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन। याद रखना क्या? देयर आर 3 थिंग्स इन बिजनेस। कौन कौन सी? 2 थिंग्स इन बिजनेस, इनोवेशन, कुछ नया करना, पैकेजिंग में, एडवर्टाइजिंग में, ब्रांडिंग में, कोई टेक्नोलॉजी में, कुछ भी नया बनाते रहना, हमेशा नए नए प्रोडक्ट, नए नए सर्विसेज, नए तरह तरह से सर्विस देना, राइट। एंड नई नई प्राइसिंग, नई नई पैकेजिंग, हर चीज में नया करते रहना। एंड स्ट्रैटेजी, अ प्लान टू विन, जो तुम्हें पढ़ाया था, ये 2 जिसके पास है, इसको इंप्लीमेंट करेगा, और इंप्लीमेंट करने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी एफिशिएंसी की। टॉप मैनेजमेंट ने स्ट्रैटेजी बना दी, उसको लगाने का काम किसका? मैनेजर्स का और लोअर लेवल का। उनको एफिशिएंट होना होगा, तब उस कंपनी की एफिशिएंसी के साथ उस कंपनी की स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आइडेंटिकली बिजनेस मस्ट लीड द वर्ल्ड टुवर्ड्स मोर एगलिटेरियन, पार्टिसिपेटिव एंड कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी दैट इज सस्टेनेबल फॉर जनरेशंस, ठीक है। The ideal corresponds to the ideal of sustainable development, लगातार growth, लगातार development, continuous organization that at business level may be interpreted as simultaneous pursuit of profitability, people well-being and planet sustainability, etc. ये तुम पिक्चर देखते रहना, ये सब ज्ञान की बातें, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। चलो, this is all about a simple thing. अब हम आ गए सीधा सीधा कंसिडरेशंस। दिस इज एक्टिविटी यू विल डू, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। आ जाओ सीधा इस टेबल पे आओ, चार्ट पे, यहां मटेरियल है जो हमें पढ़ना है। ओके, श्रवण समझ में आ रहा है? निशा बिल्कुल जा रहे, ठीक ठीक। जॉन, श्वेता, नींद आ रही है अच्छी, छवि, भाभी, सबको एकदम बिल्कुल बराबर जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बिजनेस समझ में आ रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, रटने की कोशिश मत करना, कुछ भी नहीं रटना, मेमोरी नहीं, अंडरस्टैंडिंग। कि सर ने आज ये एग्जांपल दिए थे, अपने को समझ में आया, सर ने कहा था बिजनेस में ऐसा होता है, हाँ देखेंगे ऐसा होता है, ठीक है, होता है तो होता है। चल, अच्छी बात, गुड गुड गुड, थैंक यू।
ओके बच्चे सुनो, अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, प्रॉफिट साइड क्या है तुम्हारे पीएनएल का, पीएनएल का प्रॉफिट साइड क्या है, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड जिधर तुम रेवेन्यू लिखते हो, सेल्स जिधर एंट्री मारते हो राइट हैंड साइड पे। पूरा बिजनेस किसके लिए करते हैं, उसी प्रॉफिट साइड के लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। तभी सेल्स वाले बहुत धमकाते हैं सबको ऑफिस के अंदर। सेल्स प्रॉफिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी, ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या, सेल्स प्रॉफिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी, resource conservation, optimum utilization of resources, accumulation of resources, achieving more from less, economic value added, profits in excess of cost of capital invested in business, market share etc। ये सब बिजनेस क्या चाहता है, बिजनेस 5 चीजें चाहता है, ध्यान से सुनना, मैं इसको ब्रीफली नोट कर देता हूं। बिजनेस चाहता है सबसे पहले सर्वाइवल, कि भाई दुनिया में रहेंगे तो कुछ करेंगे ना, एक बार कोरोना से बच जाए फिर निपट लेंगे, नहीं बचे तो बच जाएंगे, ठीक है। दूसरा, देन स्टेबिलिटी, कोई भी नया बिजनेस शुरू होगा उसको स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा नहीं होगा कि वो शुरू हुआ और तुरंत ग्रोथ पे चला जाएगा ना, पहले सर्वाइव फिर स्टेबिलिटी, नहीं तो उसकी हालत 1,36,000 वाला पर डे वाले में होगी। एक 37 आएंगे, एक 36 जाएंगे, 36 प्रकार के लोग आते जाते हैं। एक रिसर्च कहता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एवरेज लाइफ कंपनियों की 50 साल होती है मैक्सिमम, लेकिन कंपनियां तो 200 साल, 150 साल, 125 साल, 300 साल की जिंदा है। क्यों, स्ट्रेटजी उनके पास। उसके बाद वो कंपनी जब स्टेबल भी हो जाती है तब वो करती है ग्रोथ, मतलब बिजनेस का एक्सपेंशन, जैसे आईटीसी ने किया, जैसे टाटा ने किया, रिलायंस ने किया, जियो लाके किया, ग्रोथ। देन उसका टारगेट होता है एफिशिएंसी, देन उसकी टारगेट होती है प्रॉफिटेबिलिटी। ये इसके प्राइमरी टारगेट्स हैं, ये 5 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें एफिशिएंसी नंबर 1 है। इसी से ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी आती है, नहीं तो वो भी नहीं आती। समझ में आ गई बात? चलो, अब ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइव करना, हेल्थ, एज ऑफ असेट्स, फिटनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, रिजर्व कैपिटल, सरप्लस, कंटिजेंसी, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कैपेबिलिटी एटसेट्रा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये 5 ऑब्जेक्टिव मेजरली पकड़ के चलने हैं, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ हम करते हैं, हम पेड़ भी लगाते हैं, हम स्कूल भी चलाते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब तो कानून बन के आ गया, लॉ में, कंपनीज एक्ट 2013 में लिख के आ गया कि तुमको सीएसआर करना पड़ेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल करना पड़ेगा, हेल्थ सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, कम्युनिटी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्लैमिटी के टाइम में करना पड़ेगा, पीएम केयर फंड में देना पड़ेगा, तुमको हम टैक्स में रिबेट भी देंगे, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारे काम होते हैं बिजनेस को और भी करने के। लिंडा गेट्स फाउंडेशन चलाता है कौन, बिल गेट्स। क्यों मिलिंडा गेट्स क्यों चलाता है पता है आपको? क्योंकि उसको अपनी दवाई बेचनी है। ध्यान से सुनना, सोशल वर्क, एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा कि बिजनेसेस, ठीक है बुक में लिखा है, अच्छा लग रहा है सुन के, ठीक है, बहुत बड़े इकोनॉमिक थिंकर ने कहा कि सोशल रिफॉर्म करना, अमर्त्य सेन ने कहा, जिसको कि नोबेल अवार्ड मिला, उसने क्या बोला, सोशल रिफॉर्म प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं करता। क्या बोला मैंने, मेरी बात सुनो ध्यान से, सोशल सेक्टर रिफॉर्म प्राइवेट कभी नहीं करता, सोशल सेक्टर रिफॉर्म कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। लेकिन ढोंग करते हैं प्राइवेट वाले कि हम सोशल सेक्टर रिफॉर्म कर रहे हैं, समाज बदल रहे हैं। समाज आपसे नहीं बदलता, समाज आप बदल ही नहीं सकते, आपके पास इतने रिसोर्स नहीं है, उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ किसी कंट्री के गवर्नमेंट के पास हो सकता है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सब ठीक है, एक्ट में लिखा है, थोड़ा बहुत करते हैं। टाटा जैसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत करते हैं, लेकिन बाकी लोग उतना नहीं करते। टाटा इज एन एक्सेप्शन, टाटा तो पूरा डेडिकेटेड है। उसके बाद लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिस्पेक्ट फॉर लॉ, टैक्स टाइम से भरना भाई, जो कोई नहीं भरता, फेयर प्रैक्टिसेस बहुत कम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। कितने बिजनेसेस में देखी है तुमने, किताबों में अच्छी लगती है, रियलिटी में ऐसा बहुत कम होता है, जो करते हैं बहुत आगे जाते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्या मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी का, इसके लिए EIS में जब तुम सीए इंटर में जाओगे पढ़ोगे ग्रीन कंप्यूटिंग पूरा टॉपिक, और आगे फाइनल में जाओगे ग्रीन अकाउंटिंग पढ़ने वाले। क्या मतलब, ये देखो ये ना क्या है मेरे, ये देखो इन्वर्टर, ये एसी लगा है ना, इन्वर्टर एसी है। क्यों लगाया इन्वर्टर एसी पता है तुमको? इधर इसलिए लगाया, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पावर कम कंज्यूम करता है। तो गवर्नमेंट कहती है बिजनेसेस को ऐसा पीसी, ऐसा कंप्यूटर, ऐसा लैपटॉप, ऐसा स्क्रीन,
ऐसे मोबाइल्स नहीं, ऐसे एसी, ऐसा कूलर, ऐसा फ्रिज, ऐसा टीवी बनाना चाहिए जो कम एनर्जी कंज्यूम करता हो और उससे कम वेस्ट निकलता हो। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बड़ा डेंजरस है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती है इंसान को, ठीक है, उससे बहुत सारा रेडिएशन होता है, उससे लोग बीमार पड़ते हैं, नुकसान होता है जितने गैजेट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जो आसपास तुम्हारे हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कंपनियों को नया नया रिसर्च करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उसमें से जितना हेल्थ हजार्ड, हेल्थ के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज है, कैसे रिड्यूस करें। मुंबई में अभी जूही चावला ने चलाया था ना, एक पूरा अभियान चलाया था ना, जितने टावर्स लगे थे उस पर चिड़िया मर जाती थी, बहुत सारे पक्षी वगैरह मरा करते थे, उससे हिट होके टावर्स को लेकर के कैंसर होता है उससे, ऐसा बोलते, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रीन कंप्यूटिंग, इसको बढ़ावा देना बिजनेस का काम है, बट कितने बिजनेस वाले मानते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स यूसेज एंड डिस्पोजल, लो एमिशन, आगे ना सारी बातें वही जो बोल रहा था, ग्रीन कंप्यूटिंग से रिलेटेड बातें। वेस्ट हैंडलिंग, डिस्पोजल, प्रिजर्वेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल क्वालिटी, मतलब पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। तो कितने टाइप के उसके ऑब्जेक्टिव को कितने पार्ट में बांटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव, उसके बाद लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। यहां क्यों नहीं लिखा ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ध्यान रहेगा, मोटे मोटे तौर पे आइडिया रहेगा कि सोशल के अंदर अपन क्या बात करते हैं, सीएसआर एक्टिविटी की बात करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, अपन लीगल, एथिकल, एनवायरमेंटल में ग्रीन कंप्यूटिंग की बात करते हैं, अपन ऑर्गेनिक में क्या बात करते हैं, सर्वाइवल, हेल्थ, एज ऑफ असेट्स, मतलब इनको ध्यान में रखते हैं, ग्रोथ, इनके बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपन कोर, सेल्स, प्रॉफिट, रिटर्न, इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंसी, प्रॉफिट की बात करते हैं। सिंपल, मोटे मोटे तौर, ठीक है, इतना जमा तुम लोगों को, ओके। आईटीसी का एग्जांपल दिया था क्या, लेमन ट्री, दिस एक्टिविटी यू विल डू, अ स्मॉल एक्टिविटी, 1 मिनट लगेगा, ये छोटा सा होमवर्क करोगे तुम लोग, ठीक है। द पॉपुलैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिल्कुल सिंपल है, क्या है, एक लास्ट पैराग्राफ आज का मैं कर रहा हूं। The popularity of objectives of business suggests that businesses must be assessed not only in terms of their economic return but also in social and ecological return. ठीक है, कैसा वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में, उससे भी बिजनेस को जज किया जाता है। देखो फोर्ब्स की रेटिंग आती है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज की रेटिंग आती है, उसमें हर पैरामीटर पे रेटिंग की जाती है और फिर अनाउंस किया जाता है कि बेस्ट एचआर कंपनी कौन थी, एम्प्लॉई के लिए बेस्ट टॉप 100 में कौन कौन सी कंपनियां आई, इंडिया की कौन सी कंपनी आई, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर किसने सबसे ज्यादा काम किया, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है, ग्लोबल अवार्ड से उसके लिए, फॉर्च्यून 500 और इन सारे फोर्ब्स के लिस्ट में ये कंपनियां आती हैं, इसीलिए आती हैं। Some argue that to an extent responsible business behave depends on the ownership form, more so corporate form of business organization. The argument is that corporations are regulated, there is a separation of ownership and management, the latter being professional and hence more aware and engage in social and ecological issue. We do not intend to engage in this discussion, however let's get acquaintance with the various forms of business organization. जो तुमने पहले भी पढ़ा होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म है, प्रोप्राइटरी कंसर्न होता है, पार्टनरशिप होती है, एलएलपी होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, एचयूएफ होता है और कंपनीज होती है जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे लगेगा कि बस अपन बहुत अच्छा टाइम पास कर रहे हैं, राइट, बस ये लास्ट टाइम पास होगा, एक और सेशन झेल लेना, ठीक है, लेकिन उसमें नॉलेज की बातें भी होंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी होंगे, हर किसी में, हर एक फॉर्म में 7 से 8 इंपॉर्टेंट बातें होंगी जिससे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। अपना टारगेट ये नहीं है कि टॉपिक कितना छोटा या कितना बड़ा है, राइट, ऑब्वियसली यार डेरिवेटिव के प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व कर रहे, ये मुझे भी पता है, बट 40 मार्क्स तो आएंगे इसी से, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 जब हम स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर तुम्हारे दिमाग को खोल के रख देगा, वो पढ़ने वाला चैप्टर है 2 and 3। गॉट माई आइडिया? तो बच्चे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा, उससे पहले जितनी क्वेरीज हैं प्लीज टेक योर क्वेरीज। यहां तक जो भी हमने पढ़ा उसमें कोई भी क्वेरी हो किसी की, प्लीज आस्क, और 1-2 बातें मैं सजेस्ट करने वाला हूं वो करके आना। ध्यान से सुनो,
एक पोर्टल, एक चैट प्लेटफॉर्म बोल रहा हूं, तुम लोग को भी बहुत काम आएगा। मतलब किसको मैसेज करने में, प्राइवेट मैसेज करने में बहुत काम आता है, ठीक है। ऐसा नहीं सारे लग जाना, ठीक है। कितने बजे रात तक चैट करते हो तुम लोग अपने फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, मतलब सबसे? इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। बॉयफ्रेंड से करते हैं, मैं भी करता था, ये कौन सी बड़ी बात है। मेरी वाइफ मेरी गर्लफ्रेंड थी, आज मेरी वाइफ है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है आज के जमाने में, ठीक है। डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। बट हाँ, पहले सीए कर लो फिर लफड़े में पड़ना। ऐसे ही पूछ दिया मैंने, थोड़ा जानना चाहता कितना चैट करते हो। एक वेबसाइट है इन टच स्पेसेस, तुम लोगों को काम की बात बता रहा हूं, चैट करना आसान होगा। एक क्या करना, इन टच स्पेसेस, ये डाउनलोड कर लो, अभी डाउनलोड कर लो। किधर? अरे मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं बिजनेस का टीचर हूं, मैं ऐसे ही बोलूंगा, कुछ भी जो दिल आएगा बोल दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्शनेबल नहीं बोलूंगा, बिलो द बेल्ट कमेंट नहीं होंगे मेरे, डिसेंट ही रहेंगे, नॉर्म्स ऑफ द लाइफ के हिसाब से होंगे, ठीक है। हाँ, जो चलता है जो होता है भाई, ऐसा थोड़ा ही है कोई मुंह ढक के बोले नहीं, मैं नहीं सोचता ऐसा, ठीक है। उसको सोचना पड़ेगा अपने बारे में। फिर सुनो ध्यान से, इन टच स्पेसेस ये डाउनलोड करो। क्या करना, डाउनलोड करने के बाद भूल जाना, ऐसा नहीं। इस पे अपना अकाउंट बनाओ, सिंपल सी बात है, बच्चों का खेल है तुम्हारे लिए। प्ले स्टोर पे जाओ, इन टच स्पेसेस का ऐप डाउनलोड करो। उसके बाद तुम्हारे पास दूसरा डिवाइस, कोई लैपटॉप होगा घर में, ताकि तुम चैट पैरेलली कर सको ना मेरे से। अभी क्या होता है, तुम्हारा चैट बंद हो जाता है, तुम मुझे सुनते हो तो चैट नहीं चल रहा है, और चैट करना है तो मुझे सुनने के लिए पहले मोबाइल को डाउन करते हो, फिर चैट करते हो, फिर मुझे सुनते हो। जिसके पास ड्यूअल स्क्रीन नहीं होगा उसकी बात कर रहा हूं, राइट। तो ये डाउनलोड करो और फिर उसके बाद लैपटॉप पे जाओ, और लैपटॉप पे ऐसे जाने का, इन टच स्पेसेस खोलने का। देख तेरे सामने खुल रहा है, देख, हर चीज प्रैक्टिस, सिस्टम का टीचर हो, ठीक है। जब सरकार के सिस्टम बनाता हूं, तुम लोग का नहीं बनवा सकता। इधर जाने का, इधर इधर क्या दिख रहा है ऊपर टॉप पे इस वेबसाइट के, वेब पे जाने का। वेब मतलब तुम्हारा, उसके बाद वो वेरिफिकेशन मांगेगा तुम्हारे मोबाइल से, इधर आएगा एक मैसेज, उसको ना इन टच स्पेसेस खोल के इधर रखने का। जो तुम्हारा अकाउंट बनाया तुमने इन टच स्पेसेस का, उसको क्लिक करने का, उस पर एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको क्लिक करोगे, ये ऑथराइज हो जाएगा, तुम्हारा इन टच स्पेसेस यहां पे चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखो मेरा ये सीए इंटर का बैच चल रहा है ना, मॉर्निंग में एसएसएम लाइव बैच, ये सारे बच्चे मेरे से इधर चैट करते, तो क्या है, वो मोबाइल पे तुम लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग दे रहा हूं ना, आईटी वाला, ठीक है। अमित जी ने बाकी दिया होगा, थोड़ा आगे का मैं दे देता हूं थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि तुम मोबाइल पे अनइंटरप्टेडली तुम वीडियो देखोगे, लेक्चर, और आई थिंक कि हमारे लेक्चर्स एकदम क्लियर आ रहे हैं तुम्हारे पास। यस और नो बोलो प्लीज। तुम्हारे पास हमारे सिस्टम से, जो ऐप से आ रहा है ट्रांसमिशन, तुम लोगों को क्लियरली दिख रहा है? बोलो ना, विजिबल है, नोटिंग कर पाते हो, सब कुछ क्लियर, टीचर लोग, सर लोग एकदम साफ साफ दिखते हैं, मैं भी ठीक दिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, चश्मे के नीचे से आंखें नहीं दिखाई दे रही, हटा देता हूं। अब बताओ, यस दिखता है ना। अब सुनो, अब चैट की प्रॉब्लम है, तुम्हारे दिल में कितनी ख्वाहिशें है, लेकिन तुम पूछ नहीं पाते। कभी जोक मारने का मन करता हो, कभी सर की खिंचाई करने का मन हो, कर नहीं सकते, क्योंकि तुम तो ऐसे लगे हुए हो, यस यस यस, हाँ ठीक है, बोलिए सर, यस सर, ऐसे ना, यस। अब इसको क्या करने का, अपने लैपटॉप पे लेके जाने का, इधर मोबाइल देखने का, इधर लैपटॉप, है ना, और इधर सर को तंग करते रहने का सेकंड हैंड पे, इधर से, सर ये, हाँ सर ये जवाब। अभी मैं क्या है, मेरे साथ बात करोगे ना, मेरे साथ दिक्कत क्या है, तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना, मेरा रिस्पॉन्स ही नहीं जाएगा, मेरे पढ़ाने का मजा ही खत्म हो जाता है। ये सारी टेक्नोलॉजी क्यों इवॉल्व करी हम लोगों ने, ये ऑनलाइन लाइव बैच क्यों इवॉल्व किया, तुमसे बात कर सके। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं तुमसे बात, देखो ना ये बच्चे कितना चैट करते, देखो आज सुबह का चैट है, ये देखो लाइन लगा के चैट करते, अरे परेशान कर देते हर मिनट। तो क्या होता है, मेरे को उसमें से फिल्टर करता रहता हूं, सामने मेरे स्पेस, मेरे सामने 4-4 पैनल लगे हुए, राइट हियर, इसी स्टूडियो में तो 4-4 पैनल लगे हुए, मैं सब पे अलग अलग इंडिया के हर कोने से बच्चे चैट कर रहे हैं मेरे से, लाइव बैच चल रहा है, लगभग 300 से ज्यादा बच्चे, सबका जवाब दे पाता हूं इसी टाइम में, और मैं सबसे पूछ भी लेता हूं, तो सेशन का मजा बढ़ जाता है, ठीक है, मजा पूरा आता है, एकदम ढिंचा, ठीक है। तो क्या करने का तुम लोगों को, सिंपल, इन टच स्पेसेस डाउनलोड करने का,
इधर वेब वर्जन में जाने का, इधर यहां से वेब दबाने का, वेब दबा के यहां से ऑथेंटिकेट, यहां आएगा कि मोबाइल से, फिर इस मोबाइल पे आएगा ऑथेंटिकेशन। यहां तुम क्लिक करोगे ना, जैसे ही यहां क्लिक करोगे ये तुम्हारे लैपटॉप पे ऐसे ही चैट चल जाएगा, ठीक है, तुम्हारा चैट एक्टिव हो जाएगा। तुम जैसे ही ऑन हो जाओगे ना, हम लोग एक ग्रुप बना के तुमको जोड़ लेंगे, तो क्या होगा, मोबाइल देखते रहने का और इधर सर से क्वेरी भी करते रहने का, तो तुम्हारा वीडियो इंटरप्ट नहीं होगा, रियल टाइम में दोनों काम होंगे, ठीक है, लाइव का मजा बढ़ जाएगा, ठीक है। इतनी एडवाइस मेरी मान लेना। फिर मैं सिस्टम बना के तुम सब लोगों को इन टच स्पेसेस के चैट बॉट एक बना के दे देंगे। वहां पे क्या होता है, अब देखो ध्यान से, फायदे देखो, डिस्कशन सेंटर है, इधर देखो, इधर देखो, इधर अपन डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। इधर डॉक्यूमेंट्स, मान लो मेरे को कोई बुक देनी है, राइट, मेरे को क्या देनी है, कोई बुक देनी है, अभी मैं व्हाट्सएप करूंगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। कोई असाइनमेंट देना है, कोई क्वेश्चन सेट देना है, कोई टेस्ट पेपर देना है, कोई एससीटी सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं हम लोग पास पोर्टल है, अभी तुम लोगों को दिया नहीं है ना, अभी देंगे, ठीक है। अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी है, तुम लोग को फील ही नहीं होगा कि तुम लोग घर पे नहीं बैठ के पढ़ रहे, तुम लोग इस कॉलेज में, तुम लोग इंस्टीट्यूट में आके नहीं पढ़ रहे, तुम लोग को घर पे बैठ के इंस्टीट्यूट से ज्यादा इंटरेक्शन रहेगा, तुम लोग को पानी पीने का फुर्सत नहीं मिलेगा, इतना काम देने वाले, मतलब तुम लोग को बहुत मजे भी कराने वाले और बहुत सारा काम। तो क्या होगा, तुम्हारे पास टेस्ट भी आएगा, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे से एकदम रियल टाइम में डेटा हमेशा एकदम फटाफट एक्सचेंज होगा, वी कैन टॉक टू यू एट अ फास्ट स्पीड। तो अभी क्या हो गया, चैट अलग हो गया और तुम्हारा लेक्चर अलग हो गया, ठीक है। किसी दूसरे का मोबाइल भी ले सकते हो घर में, उससे ऑथेंटिकेट करा लो, उससे जुड़ जाओ, तो क्या हो गया, तुम चैट करने के लिए फ्री हो गए, डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए मैं फ्री हो गया, तो हमारा देखो हम क्या हो गए, एफिशिएंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बोलो ना, डूइंग थिंग्स राइट, मैं वही कर रहा हूं, आई एम मेकिंग यू एफिशिएंट, आई एम मेकिंग टीचर्स एफिशिएंट, आई एम मेकिंग गवर्नमेंट एफिशिएंट, दिस इज द लाइफ, दिस इज द लाइफ कोर ऑब्जेक्टिव, यही से दुनिया चलती है, बिजनेस यहां से चलता है, गॉट इट। आई होप कि छोटी बात आपको समझ में आ गई। सवाल पूछो, क्वेरी, एनी क्वेरी प्लीज, आई एम हियर ओनली, मैं ऐसे ही रहूंगा जब तक तुम लोग क्वेरी नहीं पूछोगे, बोलो। अभी ये लाइव बॉट, जब तुम स्पेसेस पे आ जाओगे ना, इन टच स्पेसेस पे, तुम्हारी क्वेरी पूछने का स्पीड बढ़ जाएगा, तुम्हारे दिल में जो भी ख्वाहिश आएगी यू कैन पेन इट डाउन, तब क्लास और मजेदार होती है, तुम्हें फायदा ज्यादा होगा क्लास का, तुम अच्छे से निचोड़ पाओगे, समय को यूटिलाइज कर पाओगे, एफिशिएंट स्टूडेंट हो जाओगे। आस्क क्वेरी इफ एनी, आज के सेशन से कोई बात अगर पूछनी हो, कहीं से कोई टर्म पूछना हो, कुछ और बताना हो, कोई फीडबैक देना हो, कुछ भी, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क। अच्छा, तुम लोग बुक कैसे मार्क कर रहे हो, बुक कैसे, एक और छोटी सी बात, एक और ऐप बताता हूं, बुक वगैरह कैसे, अभी तो सॉफ्ट कॉपी मिला होगा ना, हार्ड कॉपी नहीं मिला होगा तुम्हें। अगर सर मैंने, मान लो फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड्स कम ऑन हियर, इस स्क्रीन पे आओ जरा, मान लो तुम्हें मैं ये वाला बुक देता हूं, ये वाला, ये मान लो एक केस भेजता हूं, या कोई डिस्कशन पॉइंट है, कोई असाइनमेंट देता हूं, तुम्हें दे दिया मैंने, ठीक है, तुम लोग इसको कैसे कैसे यूज करते हो, कैसे यूज करते हो इसको, टेल मी। कोई तुम्हारे पास सिस्टम है इसको मार्क करने का, इसमें नोटिंग करने का, इसमें कमेंट सेव करने का, इसमें कुछ भी, मेरी कोई नोटिंग है, कोई टिक है, कोई अंडरलाइन है, कोई हाईलाइट है, करने का हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में कोई सिस्टम है, कुछ यूज करते हो? नहीं करते तो सुनो, अगर करते हो, अगर तुमने कोई ऐप डाउनलोड कर रखा है और उससे कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक ऐप और डाउनलोड करने का, उसका नाम है XODO, क्या बोला, जोडो, जोडो, जोडो बहुत शानदार ऐप है, ये देखो, अगर इधर अभी ओपन होता हो तो देखना, XODO। टेक्नोलॉजी का कोई टेंशन हो मेरे से बात करने का, क्या, जोडो PDF रीडर एंड एनोटेटर, राइट, ये लॉन्च नाउ, ये अपने, ये रख लो अपना अकाउंट बना के प्रॉपर, ये देखो क्या इधर, ये देखो मेरा अकाउंट बना हुआ है इसके ऊपर, ये देखो प्रोफेसर ओम त्रिवेदी बना हुआ है ना, देखिए यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है, व्यू एंड एडिट, मर्ज PDF, ऑर्गेनाइज पेजेस, लोकल फाइल, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, जिधर रखना है रख सकते हो, यहां से अपना देखो तुम्हारा ओपन फाइल, बुक शेल्फ,
शेयर्ड विद मी। यहां तुम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कर सकते हो। अरे दुनिया सिस्टम से चलती है। अरे तुम सीए के बच्चे हो, वो भूल जाओ फेस टू फेस, वो टेबल डेस्क बेंच फाइल फोल्डर गए जमाने। टेक से भी बनो, टेक्नोलॉजी को पकड़ो। कहते ना एवरीथिंग चेंजेस बट द नेचर ऑफ चेंज डजंट चेंज। जहां दुनिया में 3% लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे, आज 100%। एफिशिएंसी डिसाइडेड ऑन इनपुट आउटपुट। 100% लोग ऑनलाइन आ गए। तो ऑनलाइन के टूल्स को यूज करके अपना समय बचाओ, टाइम बचाओ, मनी बचाओ, कॉस्ट बचाओ, और 21st सेंचुरी के मॉडर्न टाइम्स के लिए इस जनरेशन के हिसाब से तैयार हो जाओ। दिस इज द डिमांड, राइट। खेलो इनके साथ, टेक्नोलॉजी के साथ। सो जोडो एक और रख लो, इसमें अपने फाइल्स मैनेज करो। एफिशिएंसी डिसाइडेड ऑन इनपुट एंड आउटपुट रेशियो मीन्स सिंपल है कि इनपुट कितना यूज करके कितना आउटपुट दिया। ठीक है, तुमने 3 घंटे में 400 पेज निपटाया और तुम्हारे दोस्त ने 3 ही घंटे में 3 लेबर आवर में 500 पेज निपटाया। मतलब किसका आउटपुट ज्यादा हुआ? गिवन इनपुट के साथ 3 ही घंटे दोनों को इनपुट मिला। एफिशिएंसी किसकी ज्यादा हुई? 500 पेजेज वाले की, क्योंकि उसने आउटपुट ज्यादा दिया, एफिशिएंसी है। दूसरा, मैंने कहा कि 300 पेज पढ़ने, 300 पेजेस तुमने रीड करने। तुम्हारे एक दोस्त ने 2 आवर्स लिए, दूसरे ने 2.5 आवर्स लिए, तीसरे ने 1.5 आवर लिए, चौथे ने 1.45 आवर्स लिए। मतलब 1.75 कह लो ऐसे सेंटेंसेस में। 1 घंटे 45 मिनट लिए। बताओ इनमें एफिशिएंट कौन है? वो जिसने सेम पेजेस को रीड करने के लिए सबसे कम इनपुट लिया। तो 2 बातें होंगी, या तो गिवन इनपुट से ज्यादा आउटपुट दो, जितना डिमांड किया गया था उससे ज्यादा। दूसरा, जो गिवन आउटपुट तुमसे एक्सपेक्टेड है, जो डिमांडेड है, उसके लिए कम इनपुट का इस्तेमाल करो। जो तुम्हें दिया गया था उससे भी कम, उसमें सेविंग कर दो। एफिशिएंसी है, तुम एफिशिएंट हो। गॉट इट? गॉट इट? क्लियर है? क्लियर है तुम लोगों को ये? और कोई क्वेरी? प्लीज आस्क एनी अदर क्वेरी। नो क्वेरीज? तो क्या सेशन एंड करें? कुछ आ नहीं रहा। चलो एक बार मैं बात कर लेता हूं आपसे। आयुष कोई क्वेश्चन? निशा, मानवी, शुभम, आशना, भाभी, श्रुत शेट्टी, शिव, ओके, अरीबा, छवि, प्रतिभा, जितने नाम मुझे दिख रहे हैं, ओम, तुम लोगों को चलो जिसके नाम रह गए हो, एनी अदर। व्हाई डू बिजनेसेस नॉट डेवलप ग्रीन टेक्नोलॉजी? नो, दे डेवलप। It is not that they don't develop. Sir, can you explain in short uncertainty part? Yes. सुनो ध्यान से। Uncertainty means simple है, hidden unpredictability around business. बिजनेस और उसके आसपास जितनी चीजें जिससे बिजनेस रोज डे टू डे लेवल पे इंटरेक्ट करता है, उसमें कुछ छुपा हुआ है जो वो रीड आसानी से नहीं कर सकता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी है। जैसे आज एक साइक्लोन आएगा और मेरा सारा प्लांट का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। आज एक पेंडेमिक आएगा, अचानक से गवर्नमेंट लॉकडाउन करेगी और मेरी प्लांट फैक्ट्री 5 साल 2 साल 3 महीने 1 महीने 15 दिन जो भी बंद हो जाएगी। ये क्या प्लान था?
क्या ये प्रेडिक्टेबल था? ये अनसर्टेन था, अनसर्टेनिटी है, हिडन अनप्रेडिक्टेबिलिटी है इसके अंदर, पता नहीं कब कैसा बिहेव करेगा। इसकी वजह से बिजनेसेस के लिए रिस्क क्रिएट होते हैं। रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाता है कि इस अनसर्टेनिटी की वजह से हुआ है तो इसका कोई ना कोई इलाज भी होगा। अब कोरोना की तरह नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है, वैक्सीन ही नहीं है, गेटिंग द पॉइंट, अनसर्टेनिटी है। जैसे गवर्नमेंट ने अभी अचानक से डिसाइड किया और हमें बता दिया कि वॉलमार्ट को इंडिया में 100% एफडीआई के साथ आने की परमिशन दे दूंगा। अब सुनो ध्यान से, वॉलमार्ट एक कंपनी है। देखो हम क्लास में जब भी बात करें ना, कंपनी के रेफरेंस से, कॉर्पोरेट के रेफरेंस से बात करें, सो दैट कि हमें सोच और हमारी, देखो क्या कहते हैं, भाई चाचा ताऊ इधर उधर समोसे वाला, लड्डू वाला, पेड़े वाला, वो एग्जाम्पल ना आप लिख सकते हो ना कोट कर सकते हो। आप सीरियस बिजनेस कर रहे हो, आप सीए के स्टूडेंट हो तो सीरियस बिजनेस कर रहे हो, तुम्हें हमेशा हर एक एग्जाम्पल बिजनेस के टर्म में समझने की आदत डालनी पड़ेगी अभी से, सीए फाउंडेशन से, जनरल बातों से नहीं। ठीक है, वो समझ में आ जाएगा, बट एग्जाम में आएगा तो वो तुम कोट नहीं कर सकते ना। जो एग्जाम में कोट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, उस एग्जाम्पल से किसी बात को समझने का लॉजिक क्या है? समझो वो जो तुम लिख सकते हो। और कंपनी की बात करने में भी समझ में आता है अपने को। तो क्या है, वॉलमार्ट आएगा, मान लो। अब वॉलमार्ट अगर आ गया इंडिया में, वो क्या है, एक सेल्फ सर्विस रिटेल है, दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है। वो जैसे ही इंडिया आएगा, जितने रिटेलर है ना, बिग बाजार, इजी डे, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस, ये जितने भी है ना रिटेलर इंडिया के, नहीं फ्यूचर ग्रुप के और तमाम कंपनियों के, ठीक, इन सब की वाट लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कहता है एवरीडे लो प्राइस है, बड़ा सस्ता बेचता है, प्रोड्यूसर से उठाता है, इंटरमीडिएट लोगों की वाट लग जाएगी। तो अचानक से अगर ये डिसीजन आता है, ये एक अनसर्टेनिटी है, पता नहीं था कि सरकार अभी तक तो नहीं कर रही, कर दिया, आज ही कर दिया, कल से लग गया, जा, किसी को नहीं पता। अच्छा, रिसेशन, दुनिया में रिसेशन आता है तो बता के आता है क्या? इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है, मंदी आ जाती है दुनिया में, अनप्रेडिक्टेड, अनसर्टेनिटी है। Why do businesses not develop green technology? No, businesses develop. Generally ऐसा नहीं है कि नहीं डेवलप, उनका भी फायदा है अगर वो एनर्जी एफिशिएंट सीपीयू बनाता है, प्रोसेसर, कंप्यूटर, ऐसे बोलो, कंप्यूटर बनाता है, उसकी भी कई वॉट बिजली बच रही है ना, तो फायदा है, बनाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग केयरलेस होते, नहीं करते। मैं वो कह रहा था, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं करते, ग्रीन कंप्यूटिंग फॉलो करते, ग्रीन टेक्नोलॉजी बनाते। जैसे अब देखो, एलसीडी था, उसके पहले बल्ब हुआ करते थे, फिर एलसीडी आया, अभी क्या एलईडी है। क्यों आया एलईडी? क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंट है, कम 100 वाट का बल्ब जलता था, उतनी रोशनी नहीं होती थी। आजकल एलईडी 100 वाट अगर पूरे कमरे में लगी है तो पूरी दुधिया रोशनी से नहा जाएगा कमरा, ठीक है, एकदम, इट विल बी व्हाइट, एवरीथिंग, यू कैन, एक सुई भी दिखेगी कमरे के अंदर 100 वाट में, तो राइट। तो ये है एनर्जी एफिशिएंट किया, तभी तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज आई दुनिया में, राइट। ये आजकल इन्वर्टर एसी इतने पॉपुलर हो गए, राइट। ऐसा नहीं है, पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं, वेस्ट का कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसमें केयरलेसनेस हम करते हैं जिससे इमिशन होता है, हेल्थ हजार्ड क्रिएट होता है, करते हैं केयरलेसनेस, जानबूझ के भी गलतियां करते हैं। मैं वो साइड भी आपको बता के चलना चाहता हूं। एक होता है जो प्रैक्टिकली करना चाहिए, और एक है जो रियली लोग कर रहे, कितना कर रहे, कितने रेशियो में कर रहे, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ना, मॉनिटर आए, पहले मॉनिटर आते थे, वो मोटे मोटे वाले मॉनिटर आते थे ना, सीआरटी ट्यूब वाले, कैथोड रे ट्यूब से बने हुए मोटा वाला वो टीवी आता था, जिसके पीछे इतना सा निकला होता था। अभी कैसे एकदम स्लीक सा मॉनिटर आता है, एलईडी वाला, एकदम पतला सा मॉनिटर, इतना पतला सा पूरा घर में, अभी नए कंप्यूटर्स में। क्यों? एनर्जी एफिशिएंट है, ग्रीन कंप्यूटिंग है, वही ग्रीन टेक्नोलॉजी है। क्लियर है आपको आशना? रेशमा, डन हो गया, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एंड द गाय, जहां की 2 विक्ट्री सिंबल्स बने, आपका नाम नहीं आ रहा, प्लीज टेल मी योर नेम प्लीज। हाँ, गुड। एनी अदर क्वेश्चन? अगर नहीं है तो मेरी तरफ से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी जीते रहिए, अपना और अपने दिल का खूब सारा ख्याल रखो, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखो। सारे मुंबई वालों, सेफ, स्टडी सेफ, स्टे सेफ। See you soon tomorrow in the next session, and very soon we'll complete, by tomorrow we'll complete this chapter and we'll move into a new chapter, chapter number 2. That's going to be very interesting, complete business, so many video cases will be there. मैं बहुत सारा practical live उसी को पढ़ाने के लिए पूरा BCK पढ़ाया गया आपको। वो चैप्टर अपन बहुत एकदम इंडस्ट्री को, बिजनेस को सामने रख के बात करेंगे, अपने को खूब समझ में आएगा, खूब मजे करने वाले। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।